बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदेद। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। सो क्विकली, मैं सदफ अब्दुल जब्बार, अशफाक के साथ सती। आज इसने कि रात गए से जो हैपनिंग हो रही है वो बहुत ज़्यादा कहते हैं ना, एक नाइटमेयर था जो रियलिटी हमें बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और ईरान की जानिब से जवाबी कार्रवाई कर दी गई और रात गई खबर आना शुरू हो गई। और हमें लगा शुरू में जो रिपोर्ट हुआ कि एक मिसाइल, दो मिसाइल, लेकिन ईरान का दावा यह है कि उन्होंने 400 मिसाइल दागे हैं तल अवीव की तरफ और दीगर शहर हैं इसराइल के, जबकि इसराइल कह रहा है 200, 180 कह रहे हैं। और ईरान का दावा यह भी है कि इसमें 30 क्रूज मिसाइल भी हैं। अच्छा जी, तो बात दरअसल ये है कि अमेरिका ने कुछ टाइम पहले ये प्रेडिक्ट किया था कि ईरान तैयारी करे और साथ ही उसको धमकाया भी कि आप इस तरह से ना कीजिएगा, वरना क्योंकि उसने अपना तैयारा बरदार जहाज़ भी भेज दिया था। बाकी लेबनान में जो जुल्म ढाता रहे सब जायज़ है, गज़ा में जो कुछ होता रहे वो सब ठीक है, लेकिन ईरान रिटेलिएट ना करे ये चाहते थे अमेरिका बहादुर। और अब भी मुझे जो उनके तर्जुमान है उनका स्टेटमेंट सामने आया है, वही कह रहे हैं दुनिया के तमाम मुल्कों को ईरानी मिसाइल हमलों की मजम्मत करनी चाहिए। वो कहते हैं जी ईरान की जो एस्केलेशन है ना, ये ईरान की एस्केलेशन नहीं है, ये बल्कि इसराइल की एस्केलेशन का जवाब है, रिटेलिएशन है। इस्माइल हानिया को, जो कि पॉलिटिकल विंग के सरबराह थे हमास के, जो कि मुज़ाकरात में शरीक रहे, जो कि फ़लस्तीन के साबिक वज़ीर आज़म थे, उनको किस तरीके से सदारती महल से कुछ फासले पर, जबकि वो तकरीब हल्फबरदारी में शिरकत के लिए वहाँ पर मौजूद थे, उनको वहाँ पर शहीद कर दिया गया इसराइल की जानिब से। उसके बाद हसन नसरुल्लाह साहब चलें, वो तो हिजबुल्लाह के सरबराह थे, लेकिन लबनान में जाकर, किसी दूसरे मुल्क में जाकर इस तरह से बमबारी करना, इस तरीके से किसी शख्स को शहीद करना, और उसके बाद ये एंटिसिपेट करना और एक्सपेक्ट करना, द ऑडेसिटी कि आप रिटेलिएट ना करें। और इट्स नॉट जस्ट अबाउट इस्माइल हानिया और नसरुल्लाह। 7 अक्टूबर बहुत दूर नहीं है। 7 अक्टूबर 2023 वो तारीख है जब हमास की जानिब से हमला हुआ, और उसके बाद से बदला है इसराइल का वो पूरा नहीं हो रहा। कितनी जानें चाहिए, कितने शहर चाहिए, और इसराइल को लग रहा था कोई लगाम देने वाला नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है। इम्प्यूनिटी के साथ इसराइल जो कर सकता था, जितनी उसने इंसानियत के खिलाफ जुल्म ढाए हैं, और उसमें हमने कोई आवाज़ नहीं देखी। लेकिन कल मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ, खैर ज़्यादा ताज्जुब होना भी नहीं चाहिए। अमेरिका ने एक बार फिर से ये कहा कि हम ईरान के ख़िलाफ़ इसराइल की हिमायत करेंगे, और हमारे एसेट मौजूद है मिडिल ईस्ट में, सो हम उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब हुआ क्या, रात गए तमाम इसराइली शहरों में इस तरह सायरन बजना शुरू हो गए हमलों के वक्त, और इसराइल ने ईरान को फिर संगीन नताइज की धमकी दी। अच्छा, अब ये कहा जा रहा है, अमेरिका ने आगे बढ़ के कहा कोई कैजुअल्टी नहीं हुई, कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ईरान इसके बरक्स अब दावा कर रहा है। एक CNN के रिपोर्टर हैं जो कि जहाँ पर ये सारा हुआ है स्पॉट से उन्होंने एक क्लिप शेयर किया है। वो ये बता रहे हैं कि इन्होंने अपना जो मुसाद का हेडक्वार्टर है वो बीच पॉपुलेशन यानी कि तल अवीव में उसको बनाया हुआ है, और वहाँ पर जाकर जब ये गिरे हैं तो अभी हमें नहीं मालूम कि क्या नुकसान हुआ है और कितनी कैजुअल्टी। क्योंकि बात ये है कि जब वहाँ से आयरन डोम या डेविड स्लिंग या इस तरह के जो सिस्टम्स इसराइल के पास मौजूद हैं, जब वो मिसाइल रोकने की कोशिश करते हैं तो उसके बाद जो डेब्रीज हैं वो भी उसी एरिया में गिरती हैं, तो वो शार्पनर्स भी होते हैं, उसमें प्रोजेक्टाइल्स भी होती हैं, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, तो नुकसान तो ज़ाहिर उसके नतीजे में भी होते हैं। लेकिन ये एंटिसिपेशन थी कि ईरान कुछ ऐसा करेगा, क्योंकि लेबनान में आप देखें कि वहाँ पर फ़ौज एक तरह से इसराइल की दाखिल हो चुकी है, वहाँ पर इराक़ की साइड पर भी इसराइल जो है वो हमले कर रहा है। तमाम तर सूरत हाल पर बहरहाल बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शहरी रहमान साहिबा, जो कि पीपल्स पार्टी सीनियर रहनुमा भी हैं और ख़ासतौर पर अमेरिका में पाकिस्तान की सफ़ीर भी रह चुकी हैं, तो फिर ज़ाहिर है कि ये जो फॉरेन अफेयर्स को वो बहुत बेहतर समझती हैं। शहरी साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन द मॉर्निंग। ये आपका इस पर जो पहला तज्जिया या तबसरा क्या होगा, क्या आप एंटिसिपेट कर रही थी कि ईरान को जिस तरीके से धकेला जा रहा था उसकी जानिब से ये रिस्पांस आना था, और इस बार रिस्पांस पिछली बार की निस्बत जो कि अप्रैल में उनकी जानिब से किया गया था उससे ज़्यादा स्विफ्ट था, क्योंकि उस वक्त तो सबको पता था कि क्या होने जा रहा है और काफ़ी हद तक उस हमले को रोक लिया गया था। जी जी, और आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, शुक्रिया। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो रात से हम ये देख रहे हैं सायरन के अटैक्स और सायरन के बीच ये जो अटैक्स हो रहे हैं, देखिए ये ईरान को जैसे आपने कहा धकेला जा रहा था और काफ़ी दिनों से धकेला जा रहा था। अब उन्होंने साफ कह दिया है कि हसन नसरुल्लाह और हमास के इस्माइल हनिया जो ईरान में घुस के उन्होंने इस तरह इजराइल ने हमला किया था, वहाँ उनकी शहादत हुई है। उस वक्त तो उन्होंने स्ट्रेटेजिक तहम्मुल का बहुत मैं समझती हूँ मुजाहरा किया,
और सारे अपनी ठहराव दिखाया, एक रिमार्केबल ठहराव। लेकिन देखिए अब जो सूरत हाल है वो इजराइल ने कल, अगर आप 24 घंटे देख लें तो 4 ममालिक ने बैक वक्त वो जंग का अपनी जंग बरसा रहे हैं। देखिए लबनान में, गजा में, यमन में और सीरिया में 24 घंटे में इजराइल 4 ममालिक में अपने गोले बरसा रहा है। और अब ईरान ने देखिए तो ये भी थोड़ा इसका तनाज़ा भी देखे ना, तो अब ईरान का तो जो इस वक्त रद्द अमल आया है जाहिर है, सब आई थिंक सारी दुनिया देख के इसको खौफ और खतरे से ही देख रहे हैं। लेकिन ये तो ऑलमोस्ट मैं कहूँगी होना था, ठीक है जी। वो उनको गोड कर रहे थे, वो उनको आगे बार बार ईरान को घसीटा जा रहा था कि आप आए इस जंग में। और मीनवाइल वो वहाँ लेबनान में 1 मिलियन से ज्यादा लोगों को बेघर कर चुके हैं और वहाँ एक नई सेटलर बाउंड्री क्रिएट करना चाह रहे हैं। ठीक है, ये तो एक कॉलोनाइजेशन का नया फेज सबके नाक के नीचे शुरू हो गया। जी शरी साहब एक चीज़ बताइएगा, ये ऐसा मालूम हो रहा है कोशिश भी यही थी कि किसी ना किसी तरह ईरान को इतना प्रोवोक किया जाए कि वो अटैक कर दे, और फिर हमें पता है इसराइल को एक बहाना चाहिए होता है अपनी अटैक करने के लिए। यहाँ पे आप क्या समझती हैं कि मामला बस अब जवाब का तो सब इंतज़ार कर रहे हैं कि इसराइल रिटेलिएट करेगा, जैसा कि उन्होंने इस बात का इजहार भी कर दिया, अमेरिका की सपोर्ट भी हमें मालूम हो गई, लेकिन दुनिया भर में कंसर्न होगा कि इसको डी एस्केलेट किया जाए, मामले को नीचे लाया जाए बजाय इसके कि ये बढ़े। तो आप समझती हैं कि ये चीज़ आगे बढ़ जाएगी कुछ दिनों में, या इसमें कुछ कमी हो सकती है? जी देखिए बिल्कुल बहुत अहम सवाल है और सारी दुनिया इस वक्त देख रही है, और हम तो ज़ाहिर सांस रोक के देख रहे हैं क्योंकि हमारे नेबर मुल्क है, हमसाया मुल्क है, और उन्होंने एक हद तक तवक्को से ज़्यादा तहम्मुल दिखाया है। और अब जैसे आपने कहा प्रोवोकेशन इतनी ज्यादा हो गई है, इजराइल 4 ममालिक में गोलाबारी कर रहा है और उनको कोई रोकथाम नहीं है, और जो इम्प्यूनिटी का लेवल है वो बहुत एक नए लेवल पे जा चुका है। ठीक है, यानी कि उनको कोई पूछने वाला नहीं है। अब आपने जैसे कहा कि अमेरिका ने अपना सपोर्ट, उनका तो बगैर तसलसल तोड़े सपोर्ट रहता है, बयान देते हैं कि तहम्मुल हो, रिस्ट्रेंट हो, लेकिन सपोर्ट रहता है, आर्म्स इंपोर्ट्स चलती रहती हैं उनको। तो देखिए ये एक एस्केलेटरी स्पाइरल में चला गया है, जो आप ही के चैनल पे मैंने उस वक्त कहा था जब अटैक हुआ था इस्माइल हानिया पे कि देखिए ईरान ने बड़ा रिस्ट्रेंट दिखाया और ये बेहतरी हुई है। लेकिन अब इजराइल के मकासद बहुत बढ़ चुके हैं, वो काफी दिनों से मतलब हफ्तों से नजर भी आ रहे हैं। और इस सूरत हाल में अब मैं अफसोस से कहूँगी कि ये जंग का तबल जो बच चुका है ये अब मुश्किल से वापस एक किसी बोतल में जाएगा। अच्छा। और मतलब इस वक्त तो मौजज़ा ही होगा कि जितने भी ममालिक हैं जो असर व वसूख रखते हैं इजराइल पे भी और दूसरी तरफ भी, वो कोई सीज फायर या किसी किस्म की तहम्मुल की तो बना सकें। इस वक्त एक चीज़ ये बताइएगा कि जो रिस्पांस की आपने बात की, इस वक्त तो खामोशी दिखाई जा रही है, क्योंकि आपको पता है कि वो अप्रैल में हमला हुआ था तो वो फ्रांस समेत, यूके समेत, जर्मनी समेत कई मुल्कों ने मिलकर रोका था, तो उससे भी प्रायोरिटीज़ पता लग गई थी कि वो लोग क्या चाहते हैं। अब भी अमेरिका खुलकर सपोर्ट में आ गया है, तैयारा बरदार जहाज़ उसने वहाँ पर भेज दिया है कि, और ख़ास में रिपरकशंस की बात वो कर रहा है। इस वक्त जो सिचुएशन है उसमें एक चीज़ मेरे लिए हैरान कुन थी कि अगर हम लेबनान की बात करें और वहाँ पर हमले की, तो वहाँ पर 2 एंटिटीज़ हैं। एक हिजबुल्लाह है जो कि ज़ाहिर है कि ईरान की एज प्रॉक्सी काम करती है और एक सेकंड स्ट्राइक फोर्स भी है, और दूसरा लेबनान की जो रेगुलर आर्मी है। ये जो इन्वेड करने की बात हो रही है और अंदर जाने की, वहाँ पर लेबनीज़ आर्मी का उस तरीके से रिस्पॉन्स हमें नज़र नहीं आ रहा। आर दे नॉट वेल इक्विप्ड या ट्रेंड इनफ, या क्या आपको मसला नज़र आता है? वैसे जी ये सवाल अच्छा है कि आप वो आई थिंक थोड़ा सा उनका रिस्पांस इतना मौसर नहीं था जितना आपने अभी मुझे कहा होना चाहिए था। बिल्कुल ये सब ने ऑब्जर्व किया है, और शायद वहाँ सूरत हाल जो भी है अंदर की मैं कह नहीं सकती, लेकिन वो उनका जो जवाब था वो इतना मौसर नहीं था जितना होना चाहिए था। बैटल फ्रंट लाइंस पे उनके 5 मिलियन लोगों में से 1 मिलियन वहाँ से बेघर हो गए जी, सब डिस्प्लेस हो गए, और बेरूत में डायरेक्ट वो मिसाइल्स दाग रहे हैं और बमबारी जारी है।
तो जी बिल्कुल आपने ऐसा कहा, शायद उनके पास इक्विपमेंट का फुकदान हो, शायद उनके पास वसाइल और इस वक्त एक फोकस का फुकदान हो, जो भी अंदरूनी सूरत हाल है वो बिल्कुल सही है ऐसा कि दे वर नॉट एबल टू रिस्पॉन्ड। तो ईरान ने फिर मैं समझती हूँ हौसला किया है, लेकिन इस वक्त जो उन्होंने आगे बढ़ाई है बात को, मैं आपको कह नहीं सकती कि कितना खतरा पूरे खित्ते को और दुनिया को इस वक्त। और शहरी साहिबा एक और चीज़ भी है, जी इसके अंदर एक और फैक्टर भी है जिसमें मैं चाहूँगा कि आप हाँ रोशनी डालें कि पहले जो वॉरफेयर होते थे उसके अंदर ये है कि बॉर्डर से फौजें आ रही हैं, जो की जी लीडर्स हैं दे आर समवेयर इन द हाइट आउट एंड दे आर गाइडिंग द आर्मी कि हाँ जी आपने ये करना है वो करना है। अब जिस तरीके से प्रिसीजन बॉम्बिंग कर रहा है इसराइल, इस्माइल हानिया साहब जी का वाकया देख लें आप, इब्राहिम जी रईसी साहब का वाकया भी मैं इससे कनेक्ट करना चाहूँगा कि वो जी मुझे नहीं लगता कि वो कोई एक एक्सीडेंट था, लेकिन उससे जी हटके फिर हिजबुल्लाह के जो सरबराह को जिस तरह से टारगेट किया गया, तो आप नहीं समझते कि जो सोफिस्टिकेशन वेपनरी में टेक्नोलॉजी में इसराइल दिखा रहा है, तो अब वॉरफेयर ही पूरा ये चेंज हो गया है, तो जी एवरीवन शुड बी बिल्कुल वेरी अबाउट इट। और ये जो खास तौर पर सुपर पावर्स एग्जैक्टली। हैं इंक्लूडिंग चीन और ये जो चाइना एंड रशिया, इनको भी थोड़ा रोल प्ले करना होगा इसमें। जी बिल्कुल, वहाँ तो एक ट्रेड वॉर चल रही है जी, सेमीकंडक्टर्स पे एक जंग होने वाली थी। अब ये इशू आपने जो कहा ना, इसमें आप ये भी याद रखें कि बेज़रर डिवाइसेस यानी हार्मलेस डिवाइसेस को, पेजर्स को जिस तरह इजराइल ने पेनिट्रेट किया है, तो बिल्कुल ये एक नई फ्रंट लाइन खोली है कि नहीं इन्होंने, कि लोगों के हाथों में जब आपका फोन एक्सप्लोड कर सकता है और आपका पूरा बाजू खत्म इंजर हो गया या हलाकतें हुई, तो आप बताएं फिर आप सोचें कि ये किस लेवल की अब जंग हो सकती है। वॉरफेयर का नेचर, पहले हम कहते थे ना कि ड्रोन्स की वजह से जी और जी प्रिसिशन वेपन, हाँ, तो उसकी वजह से चेंज हुआ। अब बताएंगे कि आपके हाथों में, आपके घरों में, आपके मतलब सबसे निजी एरिया में आपके हाथ में वेपन है, आपको पता भी नहीं है, वो कहीं से मोबिलाइज हो सकता है ऑटोमेशन के साथ, और आप एक हदफ हो गए। तो ये वॉरफेयर का जो नेचर है, स्केल भी बदलेगा जी, क्योंकि जब पेनिट्रेशन इस तरह होगी तो स्केल भी बदलेगा। और और हंगामा फैलाना, केओस फैलाना, जंगों का एक मकसद ये भी होता है कि पॉपुलेशन को स्कैटर जी करें, मतलब प्रोपेगेंडा etc। डिमोरलाइज करें। तो ये एक बहुत अहम उसमें टूल होगा कि आप इधर उधर स्कैटर करें, फिर अपनी कन्वेंशनल वेपनरी लाएं और उसमें बमबारियां शुरू करें। और फ्रैंकली इजराइल ने तो किया यही है, हाँ, लेकिन उन्होंने लेकिन ये बहुत ज़रूरी हो गया सोफिस्टिकेटेड था, वेपन इस्तेमाल ये किए फिर जी। ज़रूरी हो गया था कि इसराइल को कोई एक जवाब ऐसा मिले, एक साइकोलॉजिकल बैरियर ज़रूर टूटे, चाहे कि वो वेपन्स में अगर उसका कंपैरिजन किया जाए, टेक्नोलॉजी का कंपैरिजन किया जाए, तो दोनों मुल्क शायद एक जगह स्टैंड ना करते हों, लेकिन इस खित्ते को ही नहीं पूरी दुनिया को एक वॉर की तरफ धकेल दिया गया है। तो शहरी रहमान साहिबा, अब आई थिंक इट्स हाई टाइम कि अमेरिका को अपनी पॉलिसी शिफ्ट करनी चाहिए। गो कि उनके इलेक्शन भी हो रहे हैं, दीगर चीज़ें भी हो रही हैं, लेकिन अगर ये मामला आगे बढ़ता है तो सिर्फ बात खित्ते तक नहीं रहेगी, पूरी दुनिया अब इसकी मुतहम्मिल नहीं हो सकती है। सो डू यू सी कि इसराइल की तरफ से अभी तक जो मुजाहरा किया गया है वो फ़ौरन रिटेलिएट कर सकता था? इसमें कोई बातचीत ऐसी हो रही? हमने सुना प्यूटन रात गए, एक इमरजेंसी इजलास उन्होंने बुलाया, तो प्रेशर होगा दीगर ममालिक का भी? जी प्रेशर होगा उन पर, बेशक होगा। और जैसे आपने कहा, इससे बहुत ज्यादा इंतहा का प्रेशर होना चाहिए, और चाहिए था भी ना। देखिए, इनको बिल्कुल खुली छूट थी, इंटरनेशनल खुली छूट थी, और इनकी तोपों का रुख हर तरफ पहुंच रहा था। अब ये सिचुएशन है कि रिस्ट्रेंट और जाहिर इंटरवेंशन ममालिक करेंगे। देखिए, चीन कुछ करेगा, रूस कुछ करेगा, अमेरिका इस वक्त अपना सपोर्ट दिखा चुका है, लेकिन उन्होंने लास्ट टाइम भी कहा कि भाई हमें मालूम नहीं था, ये हमसे कंसल्ट नहीं किया। तो बहुत लोगों ने ये भी सवाल किया कि जी आप वेपनाइजेशन आपकी तरफ से, तो ज़रा आप इन पर लगाम दें। बीच में सबसे ताकतवर मुल्क फ्रैंकली जो मशरिक़ वस्ता में है इस वक्त मुस्लिम उम्मा में, वो सऊदी अरेबिया है। किंगडम ने भी कह दिया है कि अब हम रिकग्नाइज नहीं कर सकते इजराइल को। उनके काफ़ी रवाबित बढ़ चुके थे, और वो उनकी अपनी मुल्क की मॉडर्नाइजेशन में के एक पॉलिसी का हिस्सा भी था। तो उन्होंने कहा कि हम इस वक्त कोई आगे रवाबित बढ़ा नहीं सकते,
और ना हम इसको तस्लीम कर सकते हैं इसराइल को जब तक गजा और फ़लस्तीन का मामला हल नहीं होता। लेकिन ये देखिए सब अनकोऑर्डिनेटेड अलग अलग चीज़ें हैं। मैं तो समझती हूँ एक हंगामी इजलास का होना पड़ेगा यूनाइटेड नेशंस में जी। चलें जी, जी थैंक यू। चलें जी, थैंक यू सो मच शायरी रहमान साहिबा फॉर बीइंग विद अस। और बात दरअसल ये है कि इस वक्त लाइक सदफ सेड कि इट्स हाई टाइम कि सबको अपनी पॉलिसीज़ पर नज़रसानी करनी चाहिए, क्योंकि ये मामला किसी एक मुल्क का नहीं है, ये पूरे खित्ते को जंग में धकेलने के मुतरादिफ है। और जंग में हर चीज़ एज़ कैलकुलेटेड नहीं होती, क्योंकि ईरान का रिस्पांस कैसा हो सकता है, फिर रशिया बीच में आ सकता है, यू नो इट कुड स्टार्ट अ वर्ल्ड वॉर। देयर इज ऑलवेज अ चांस कि न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल ना शुरू हो जाए। सो ये चीज़ एक बड़ा ख़तरनाक इस दुनिया के लिए साबित हो सकता है। और अमेरिका की क्या बात की जाए, इसराइल की क्या बात की जाए, इसराइल तो पीस चाहता ही नहीं है। इसराइल के जो अज़ाइम है थ्रू आउट यही बता रहे हैं, उसे एक इनडेफिनेट जंग चाहिए और नेतन्याहू को अपना पॉलिटिकल माइलेज इससे चाहिए। और आप ये सोचिए कि उसके अंदर अमेरिका की सपोर्ट, यानी कि इलेक्शंस होने वाले हैं और उसके अंदर उन्हें जो यहूदी लॉबी है उसकी भरपूर सपोर्ट चाहिए कि जी हम किस तरीके से इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं। और फिर आपको पता है इस पर भी काफ़ी डिबेट में भी काफ़ी इस पर सियासत हुई, तो ये एक की है। और आप ये देखें $8.5 अरब की वेपनरी अभी कुछ दिन पहले पैकेज दिया गया, फिर ये तैयारा बरदार जहाज़ वहाँ भेजा गया, फिर उसके बाद बाइडन साहब का ये कहना कि जाके जी इसराइल की हिफाजत करें। भाई हिफाजत की ज़रूरत तो उन बेगुनाह मुसलमानों को है जिनको आप मार रहे हैं, उन अरब कंट्रीज़ को है जिनको आप टारगेट कर रहे हैं। ऑलराइट जी, वैसे तो हम देख नहीं सकते, लेकिन सुना सुनाया जो है वो हमारे सामने आया है, क्योंकि हम पाकिस्तानी क़वानीन का एहतराम करते हैं। और एक्स नामी वेबसाइट जो है वो यहाँ पर खुल रही है, नहीं खुल रही वैसे, उसके लिए आपको VPN का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अस्तगफिरुल्लाह, वो गैर कानूनी काम है। लेकिन सुना है कि भाई बाबर आजम ने, आपके बड़े-बड़े मिनिस्टर सारे उसी के थ्रू कर रहे हैं, वो भी VPN लगाते हैं। आपको नहीं मालूम? ओह, तो बाबर आजम ने, हमने सुना है कि एक्स पर कप्तानी से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान किया। भाई फेसबुक वगैरह पे कर देते, एक्स पाकिस्तान में नहीं चलती। लिखा कि पाकिस्तानी टीम की कप्तानी से मुस्ताफ़ी होने का फ़ैसला किया है, बतौर खिलाड़ी अपनी कारकर्दगी पर तवज्जो देना चाहता हूँ और कप्तानी का तजर्बा अच्छा था, लेकिन वर्कलोड में इजाफा हो गया था, मुझे कौमी टीम की कप्तानी करने पर फ़ख्र है। तो ये उन्होंने कहा। तो अच्छा, एक वफाकी वज़ीर का स्टेटमेंट भी आया था ना कि एक्स को नेशनल सिक्योरिटी के लिए उन्होंने बंद किया। अच्छा, ये तो भाई तो ठीक है, लेकिन तो हम टॉपिक पे रहते हुए बाबर जो है, बाबर ये कह रहे हैं कि अब वो एक जो उनसे उनके फैंस भी, शायद उनके फैंस का तो मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन बहुत सारे हम देख रहे थे क्रिकेटर्स उन्हें मशवरा दे रहे थे कि बाबर को अब कप्तानी छोड़ देनी चाहिए, उन्हें अपने खेल पे तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस मिसालें मौजूद हैं। बिल्कुल, उनकी परफॉर्मेंस सबके सामने है जो कि अच्छी सचिन नहीं है। तेंदुलकर वाज अ ग्रेट बैट्समैन, बट कैप्टन नहीं प्रॉपर हुए, तो वो प्लस कैप्टनसी भी वो इतनी अच्छे से नहीं कर पा रहे थे, तो उन्होंने ये फैसला किया है। आई होप कि इसके अच्छे नताइज निकलेंगे। शायद हाशमी साहब और नुमाइंदा बाबर खुसूसी जो बराए है, खेल, तो शाहिद साहब ये अच्छा फैसला हुआ है, जैसे विराट ने किया था फैसला कप्तानी छोड़ के। आप समझते हैं कि अब खेल पे जब तवज्जो देंगे बाबर तो बेहतरी आएगी उनकी परफॉर्मेंस में? देखें, देर आए दुरुस्त आयत। अगर ये फैसला वो जब उस वक्त करते जब पाकिस्तान की टीम T20 वर्ल्ड कप से पहले राउंड में बाहर हुई थी, तो ज़्यादा लोग अप्रिशिएट करते कि शिकस्त की जिम्मेदारी कबूल की। वो आए, बिल्कुल चुप हो गए, कोई उन्होंने स्टेटमेंट नहीं दिया, कोई उन्होंने एक्स पर, ट्विटर पे कोई ऐसा शर्मिंदगी का या अफसोस का, मायूसी का बयान नहीं दिया। अब उन्होंने ट्विटर का, एक्स का सहारा लेकर ऐलान किया। ये दुरुस्त तरीका नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जाके बताते, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से मशवरा करते कि मैं इस वक्त कप्तानी छोड़ रहा हूँ। जब गैरी कर्स्टन जो हेड कोच है, उन्होंने एतमाद का इजहार कर दिया, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कह रहा है कि जो हेड कोच कहेंगे उन्हीं को कप्तान रखेंगे, तो फिर चलाते रहते हैं। लेकिन चले, अगर उन्होंने, आप इतने अचंभे का इजहार कर रहे हैं, हमने तो एक्स पे देखा नहीं, क्योंकि जाहिर है कि वो पाकिस्तान में जायज़ नहीं है। लेकिन बात ये है, देख ले, आप देख सकते हैं। लेकिन बात ये है कि भाई वो पहले वाला किस्सा याद है, जब कहा गया कि इस फॉर्मेट से हट जाएं, इससे हट जाएं, तो उस वक्त भी एक्स पे ही उन्होंने अपना इजहार ख्याल किया था। यू रिमेंबर दैट, डोंट यू? बिल्कुल बिल्कुल, उस वक्त भी उन्होंने इसी सोशल मीडिया वेबसाइट का सहारा लिया था। दुरुस्त तरीका नहीं है। आपको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को प्रॉपर्ली बताना चाहिए, आपको सामने आकर मीडिया को बताना चाहिए कि ये मैंने फैसला कर लिया। ये क्या कि ये शाहिद साहब, मुझे एक आजकल चीज़ बताएं, मैं समझना चाहती हूँ। मुझे ऐसा लगा बाबर ने, ज़ाहिर है एक आपकी फ़ैन फॉलोइंग होती है, आपके फॉलोवर्स होते हैं, एक पब्लिक प्लेटफॉर्म इसे समझ लें ट्विटर, वहाँ पर जाके उन्होंने एक्चुअली लोगों को ये मैसेज दिया है
क्या उन्होंने पीसीबी को बाज़ाब्ता जो ऑफिशियल तरीका है, कोई लेटर होता होगा, कोई ईमेल होती होगी, क्या उसके थ्रू उन्होंने आगाह नहीं किया और सिर्फ यही मैसेज है जिससे हम सब अंदाज़ा लगा रहे हैं कि उन्होंने रिज़ाइन कर दिया? मैंने 2-3 लोगों को फ़ोन किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, वो लाइल थे और वो अच्छे ओहदों पर फाइज हैं। इसका मतलब है बाबर आजम ने नोटिफाई नहीं किया, ओह! और अगर किया है सिर्फ चेयरमैन को किया होगा, अगर बहुत भी किया होगा। बाबर आजम इज नॉट एम्प्लॉयड बाय क्रिकेट फैंस, ही इज बीइंग एम्प्लॉयड बाय पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। ही रिप्रेजेंट पाकिस्तान, ही डजंट रिप्रेजेंट, या चलो पार्शली वो रिप्रेजेंट करता है पाकिस्तान के फैंस को भी, लेकिन वो रिप्रेजेंट करता है पाकिस्तान को, कंट्री को। उसको उस बॉडी को जाके पहले बताना चाहिए था जिस बॉडी से वो एम्प्लॉयड है, जहां से उसे पैसे मिलते हैं। तो बहुत मायूसकुन बात है। हाँ, जहाँ पे उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड है, वो कॉन्ट्रैक्टेड है। हम सब लोग अपने इदारों से कॉन्ट्रैक्टेड होते हैं और हमें अपने इदारों से इजाजत देनी होती है। एक चीज मुझे ये बता दें I don't think such a big deal. हाँ नहीं, इट इज ऑब्वियसली ट्विटर पे जाके किसी चीज़ का ऐलान करना, कर देंगे, आज कर देंगे हाँ आई होप सो। मतलब आप कभी ऐसा करेंगे, मैं करूँगा नहीं, तो वो तो कैप्टन है पाकिस्तान टीम के। अच्छा मुझे एक चीज़ बताइए कि ये जो ज़ाहिर है कि जो इतना लंबा चौड़ा ये तहरीर है, तो ये जो लिखने वाले होंगे, ज़ाहिर है बाबर आजम ने, ही इज़ अ बिजी मैन, तो उन्होंने खुद नहीं लिखी होगी, तो उन्होंने कोई मशवरा भी दे दिया होता है कि भाई आप तरीक़ेकार फॉलो कर लें। और दूसरा, आपको क्या लगता है कि हु विल बी द नेक्स्ट? सकलैन मुश्ताक साहब भी काफ़ी कोशा हैं शादाब के लिए, और बाकी भी कुछ कैंडिडेट्स होंगे। आपकी नज़र में कौन होना चाहिए और कौन हो सकता है? देखिए, उनके एजेंट हैं, जो उनका सारे ये ट्वीट वगैरह लिखते हैं, उन्होंने ही लिखा होगा। उनको मशवरा देना भी चाहिए था कि अगर आपने ट्वीट करना ही है तो पहले आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बताएं, उसके बाद आप ये ट्वीट करें, लेकिन नहीं दिया होगा उन्होंने मशवरा। और जहां तक इससे एक चीज़ जो पॉजिटिव थोड़ी सी नज़र आ रही है, वो ये कि शायद बाबर आजम अब कंट्रीब्यूट ज़्यादा अच्छी तरह से कर सके। और जो फैमिली वाला पॉइंट है, उससे लग रहा है कि वो अब शादी भी करने वाले हैं, ताकि अपनी फैमिली बढ़ाएं। उस फैमिली को हाँ, जो वो जाके अपनी, और अच्छी चीज़ है, हर आदमी का ये राइट है। लेकिन और जहाँ तक शादाब सवाल कौन है, है अब कौन है कैप्टन, असल सवाल ये हाँ, है। शादाब की तो अभी टीम में जगह भी नहीं बनती, व्हाइट बॉल क्रिकेट में उसकी जगह भी नहीं बनती। उसकी परफॉर्मेंस बहुत खराब रही है। अभी उसने थोड़ा, मेन चीज़ ही यही है कि पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा जो कैंडिडेट है कप्तानी का, वो मोहम्मद रिजवान है। वो टीम में यूनिटी भी ला सकता है, टीम में परफॉर्मेंस भी ला सकता है, वो फाइट करना जानता है। छोटा छोटा टोटल भी होता है, उसमें भी उसने हमें यहाँ चैंपियंस कप रिव्यू करने का बस इख्तियार ले लेना चाहिए उनसे। हाँ, ये नहीं पता कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्यों उसको नहीं बनाना चाहता। आया वो इस वजह से नहीं बनाना चाह रहा कि वो एक मखसूस ग्रुप की लॉबी नहीं बढ़ाना चाहता, या रिजवान का जो एक ताल्लुक था उसी एजेंट से, जो बाबर आजम के भी एजेंट हैं और उस कंपनी में वो एक ओहदा भी रखते थे, इस वजह से नहीं बनाना चाह रहा। अदरवाइज रिजवान एक बहुत ही अच्छा कैंडिडेट और बहुत ही अच्छा जो क्रिकेट की बेहतरी के लिए, और हमारी क्रिकेट अब मजीद शिकस्तों की मुतहम्मिल नहीं हो सकती है। थैंक यू सो मच। शाहिद हाशमी हमारे साथ मौजूद थे, और ज़ाहिर अब क्या होता है, किसके नाम का कुर्रा निकलता है। बिल्कुल जी, बस बात ये है कि अब बात कर लेते हैं उस खेल की जिसके बारे में हमेशा कहता हूं कि उसको कौमी नहीं, सारे खेलों को कौमी कर लेना चाहिए, क्योंकि उसको कौमी खेल करार देके हमने उसकी ज़बूं हाली में बड़ा अहम किरदार अदा किया है। अच्छा जी, अब आप अंदाज़ा कीजिए कि एशियन चैम्पियंस ट्रॉफी में हॉकी टीम ने बड़ी ज़बरदस्त कारकर्दगी का मुजाहरा किया, और फिर 11 दिन बाद भी खिलाड़ियों को यौमिया अलाउंस भी अब तक नहीं मिल सके, और खिलाड़ी अब भी अपने मुआवजे के मुंतज़िर हैं। और यौमिया अलाउंस की मद में खिलाड़ियों को 35,000 रुपये मिलते हैं, जिसके लिए उन्होंने PHF का दरवाज़ा खटखटाया। मैं हैरान हूँ कि वो दरवाज़ा खटखटा रहे हैं कि भाई हम होके आ गए, जीत गए मेडल एक, तो आप कम से कम हमारे साथ थोड़ा सा अलाउंस वगैरह ही दे दें, लेकिन वो नहीं हुआ। अब आप ये देखिए कि मैच फिरिस भी नहीं मिली, यौमिया अलाउंस भी नहीं मिल रहा, फिर उसके बाद बाज़ खिलाड़ी गरीब इलाकों और गरीब घरानों से भी ताल्लुक़ रखते हैं, तो ये हो क्या रहा है सदफ अब्दुल जब्बार? क्या बजट नहीं है, पैसे नहीं है, क्या हो रहा है, क्यों ऐसा किया जा रहा है कौमी हॉकी टीम में? और जाहिर है जब आप इस तरह करेंगे तो खिलाड़ियों का मोराल भी क्या होगा, फिर कोई क्यों अट्रैक्ट होगा? हम जब बात करते हैं नए टैलेंट की, तो कोई क्यों हॉकी की तरफ अट्रैक्ट होगा, और क्यों? और जाहिर है वो फतहात भी अभी उस तरीके से हमने शुरू नहीं की हैं। कुछ इक्का दुक्का हमने अजलान हॉकी टूर्नामेंट में हमने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई, लेकिन हमें व्हाई वुड समबडी वांट टू प्ले हॉकी? फैसिलिटेशन देनी पड़ेगी। क्योंकि व्हाई वुड समबडी वांट टू हर्ट देयर बैक, देयर नीज? क्यों झुक के वो पूरा एक पोल से दूसरे पोल तक भागेगा जब उसे पता होगा मिलना कुछ नहीं है? आई रिमेंबर कि वो जब जीते थे ना, तो वो बुगटी साहब हैं, वो हॉकी फेडरेशन वाले, उन्होंने क्या किया कि उनको $100 फी खिलाड़ी इनाम दिया। $100 बनते हैं 27,000 रुपये। तो
इमेजिन मतलब करें। मैं अब आप सिर्फ ये कह रहा इससे हूँ अंदाज़ा लगाएं, फिर कभी हमें ये खबरें आती हैं कि जी खिलाड़ी गए तो उनके पास टिकट के पैसे नहीं थे। ये तमाम तर अच्छा सूरत जी। हाल हम ये देख रहे हैं कि आलमी रैंकिंग हमारी थोड़ी बेहतर होती जा रही है, लेकिन साथ में मुआवजा खिलाड़ियों को नहीं मिल रहा है। सो ये तो खालिसतन मैनेजरियल एडमिनिस्ट्रेशन के मामलात हैं जिसको फौरी तौर पर सॉर्ट आउट हो जाने चाहिए। तो चलें जी, राना मुजाहिद साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के। थैंक यू सो मच राना साहब। ये ज़रा फरमाइएगा कि वैसे क्या राना साहब हमें सुन सकते हैं अभी? अच्छा राना साहब, ये फरमाइएगा कि ये क्या मसला क्या है कि खिलाड़ी जो है वो यौमिया अलाउंस के लिए परेशान हैं, दरवाज़ा खटखटाना पड़ रहा है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का, क्या वाक़तन ऐसा ही है जैसे रिपोर्ट किया जा रहा है? राना मुजाहिद, आप हमें सुन सकते हैं? राना मुजाहिद से हम बात करने की कोशिश करेंगे। और सवाल आपने अच्छा उठाया था कि भाई ऐसा कितनी हकीकत है इस बात में, मीडिया में बहुत सारी चीज़ें अक्सर रिपोर्ट भी हो जाती हैं, तो हम मतलब मैं तस्लीम करने से मेरा दिल नहीं मान रहा। हाँ, पर्सनालिटी उनसे हम इस हवाले से बात करें कि अगर इंटरनेशनल राना साहब, क्या आप तक हमारी आवाज़ पहुँच रही है? जी मुझे पहुंच रही, मुझे आवाज़ आ रही है। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। मैं जानना चाह रहा था राना साहब, मैं हैरान परेशान इस एतबार से हूँ कि ज़ाहिर है कि पाकिस्तान का कौमी खेल है हॉकी, और ज़ाहिर है अल्लाह अल्लाह करके अब ये हुआ है कि उनके प्लेयर्स के दोबारा से हम नाम इक्का दुक्का करके याद करना शुरू हुए हैं, वरना उससे पहले तो 90s की जो हमारी टीम थी उसके सब प्लेयर्स के नाम याद थे। हालांकि जितना उन्हें सेलिब्रेट करना चाहिए वो इंडिया वाले 100 गोल पे फिल्में बना देते हैं, हमारे यहाँ 350 गोल पे कोई पूछता नहीं है। लेकिन बहरहाल ये ज़रा फरमाइए कि ये चक्कर क्या हुआ, यौमिया अलाउंस तक नहीं मिल रहा प्लेयर्स को? मेरे लिए तो इट्स वेरी हार्ड टू बिलीव। प्लीज़ टेल मी कि ये सही नहीं है। देखिए, ये आपने बात बिल्कुल अपने सवाल के अंदर ही जवाब दे दिया। जब फंड नहीं होंगे, जब इस तरह तवज्जो नहीं दी जाएगी, तो फिर यही हाल होगा कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के पास अपने पास कोई ऐसी चीज नहीं है जहाँ से फंड जनरेट कर सके। तो आपको पता है कि स्टेट जो है वो फिर ओन करती है, और स्टेट जो है वो हेल्प करती है, और हमें हेल्प किया भी गया है, लेकिन पूरी तरह जिस तरीके राना साहब, we'll try to connect you again, sir. We cannot hear you properly. राना साहब जो बात ही कह रहे हैं तो बड़े मुझे कहते हैं ना, हम तो इसको छोटा मसला समझ रहे थे इन द सेंस कि सॉर्ट आउट हो जाएगा, लेकिन जो वो बात बता रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जनाब जब फंड ही नहीं होंगे तो कैसे आप खिलाड़ी। टीम जो हमारी गई थी जिसने मेडल एक जीता वहाँ पर एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में, उसको यौमिया अलाउंस नहीं मिल रहा। अब जब हम बात करने के लिए गए तो पता चला कि हमारी हॉकी फेडरेशन जो कि कौमी खेल की निगहबानी करती है वो खुद किस्म पुरसी के आलम में है। तो राना मुजाहिद साहब जो कि सेक्रेटरी हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे अब रब्ता भी नहीं हो पा रहा था। तो राना साहब, मैं तो इस मामले में ये परेशान हो गया हूँ अब कि हम दाद रसी के लिए आपके पास आए थे हॉकी टीम की, तो यहाँ पर तो लग रहा है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी तनख्वाहें भी बड़ी मुश्किल से निकल रही होंगी। आर यू गेटिंग पेड और टाइम सर? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मैं इससे बात करता हूँ, और मैं आपको आज बता कि हमारे पास कोई ऐसा सोर्स नहीं है जिसके से पैसे जनरेट किए जाएं। तो हमारे पास ही एक होता है, हुकूमत जो है वगैरह करती है, और उसी के साथ हम खिलाड़ियों के डेली अलाउंसेस और जो ट्रैवलिंग है और जो वहाँ पे अकोमोडेशन उसको मैनेज करते हैं। तो उसी लिहाज से हमने जब पैसे मिल जाते हैं सफिशिएंट खिलाड़ियों को पे और स्टाफ की तनख्वाह जो है दी जाती है। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है राना साहब? गवर्नमेंट की हेल्प चाहिए क्या? गवर्नमेंट कितनी हेल्प कर सकती है और किस तरह फंड जनरेट होंगे, वो क्या क्राइटेरिया होता है? मैं आपको तो इंडिया की बात कर 3 अरब वो अपनी टीम पे खर्च करती है। चलें, ठीक है, थैंक यू सो मच राना मुजाहिद हमारे साथ है। अब जी सिचुएशन ऐसी है तो फंड्स नहीं है, फेडरेशन के मसाइल भी हैं, खिलाड़ियों को भी मसाइल हैं। आपको ये बेसिकली जो हमारा राब्ता ना होने से अंदाज़ा हो गया होगा कि हमारी हॉकी फेडरेशन कितने मसाइल का शिकार है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अशफाक ज़ाक सत्ती, सदफ़ अब्दुल जब्बार, कैसे हैं आप लोग? आप सब ठीक हैं? 9 से 10 आप तक हमारा साथ रहा, बहुत अच्छा। 10 से 11 इंशाल्लाह हम आपके साथ मौजूद होंगे। बाकी पेट्रोल सस्ता हो गया भाई, 2 रुपये। तो खुश रहिए, भरपूर तरीके से पेट्रोल डलवाइए। अच्छा, एक मेरी मेमोरीज़ में ना, फेसबुक की मेमोरीज़ में जो आ रही थी गुज़िश्ता साल की खबर, तो आप यकीन कीजिए कि उस वक्त हुआ ये था कि गुज़िश्ता साल इन्हीं दिनों में 8 रुपये पेट्रोल सस्ता हुआ था।
और पेट्रोल की कीमत हुई थी सस्ता होने के बाद 326 रुपये। तो आप अंदाज़ा कीजिए, मुझे उस एतबार से खुशी हुई कि कम से कम अब 250 से थोड़ा नीचे आ गया। वैसे रिमेंबर डॉलर भी 300 को क्रॉस कर गया था। और अब ये है कि ये जो प्राइस है डॉलर की बात करें तो वो स्टेबल है। चलें जी, हम इस पर भी बात करेंगे और अशफाक की जो मेमोरीज हैं उस पर हम मज़ीद भी डिस्कशन का सिलसिला प्रोग्राम में वक्तन फ़वक्तन जारी रखेंगे। अच्छा, कुछ मेमोरीज बड़ी फ़नी होती हैं। समटाइम्स मैं पढ़ती हूँ, मेरे फेसबुक पे जो आ रही थी, मैं कहती हूँ अच्छा उस वक्त मैं ये लिखती थी, है ना, उस वक्त मेरी सोच ऐसी थी। तो इंसान जो है ना बहुत कुछ सीखता जाता है एज के साथ साथ। चलें, यहाँ पे हम जो बात करने जा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा इस वक्त ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार कर गई है। मैं शहर कराची की बिलखुसूस यहाँ पे फोकस करके बात कर रही हूँ। कौन सी ऐसी बीमारी नहीं है जो हर एक शख्स शिकायत नहीं कर रहा है। वो ये बता रहा है चिकनगुनिया का कोई ना कोई फ़र्द उसकी फैमिली में शिकार हो गया है, डेंगू से मुतासिर है लोग, पेट की बीमारियों में मुब्तला हो गए हैं, बुखार तेज़ चढ़ रहा है। और शुरू में ज़ाहिर है सब ये कोशिश करते हैं कि घर में जी टैबलेट लेके थोड़ा सा बुखार कम हो जाएगा, खांसी नज़ला ज़ुकाम है। लेकिन हॉस्पिटल्स में हम देख रहे हैं OPTs में लोगों का रश लगा हुआ है। आम जो क्लिनिक्स हैं वहाँ पे लंबी लंबी कतारें, और कतारें इतनी लंबी हैं कि वो सिर्फ डॉक्टर की क्लिनिक से निकल के अब सड़कों पर आ गई हैं। और जो शिकायत की जा रही है ख़ास तौर पे जो चिकनगुनिया से मुतासरा लोग हैं वो शदीद दर्द और शदीद बुखार की वो शिकायत करते हैं और वो दर्द नाकाबिले बर्दाश्त है उनके। अच्छा जी, अब ये है कि एक और शिकवा हमें जो देखने को मिला कल, वो एक अखबार में लिखा हुआ था कि जी चिकनगुनिया की जो है ना टेस्ट किट्स नहीं है। भाई बात ये है कि डेंगू की है, मलेरिया की है, तो नॉर्मली होता ही है कि उनको रूल आउट करके फिर ये समझा जाता है कि चिकनगुनिया ही है, क्योंकि सिम्टम्स होती हैं आपके जोड़ों में दर्द इस तरीके से। अब अगरचे कि अगर आप ये बात करें कि चिकनगुनिया की, तो चिकनगुनिया के लिए फिर वो PCR टेस्ट होता है। आपको पता है कि वो खासा एक्सपेंसिव है, तो उसके लिए फिर सहूलियात जगह जगह मैसर नहीं है। फिर ये दूसरा, कई जगहों पे ये तकलीफ इसमें बेइंतहा होती है। लोग फिजियोथेरेपिस्ट के पास आजकल जा रहे हैं उसको, उसके लिए हेल्पफुल, लेकिन ये जानलेवा चिकनगुनिया मोस्टली नहीं होता। तो इसलिए फिर ये है कि हुकूमत भी सोचती है कि दूसरी तरफ अपनी तवज्जो रखे। ये भी शिकायत है कि अगर बुखार उतर जाता है तो दर्द रहता है। अब ये खबर भी आ रही है कि इस वक्त जी 200 से ज़्यादा इन्फेक्शंस शहरियों को मुतासिर कर रहे हैं, बड़ी तादाद है। अफजल हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं, अफजल परवेज़, उनसे ज़रा जानते हैं कि वाक़ियतन ऐसे ही मामला हैं। अफजल बताइएगा इस वक्त मरीज़ कितनी तादाद में रिपोर्ट हो रहे हैं, ख़ास तौर पे हम हॉस्पिटल्स की बात करें और क्लिनिक्स की बात करें, तो आपके पास क्या इस हवाले से नंबर्स हैं? जी सदफ, अशफाक, देखा जाए तो कराची में जिस तरह से चिकनगुनिया, मलेरिया और पेट के अमराज फैल रहे हैं, इस हवाले से सरकारी अस्पतालों में तो बहुत ज़्यादा रश है। मैं इस वक्त कराची के सबसे बड़े अस्पताल जिना अस्पताल से रिपोर्ट कर रहा हूँ, जहाँ मैंने देखा OPD में हो या एमरजेंसी में वहाँ पाँव रखने की जगह नहीं है, क्योंकि लोगों की बड़ी तादाद चिकनगुनिया और मलेरिया में मुब्तला और पेट के दर्द में मुब्तला जो है वो वहाँ मौजूद हैं। लोगों का बहुत ज़्यादा रश है। हमने जिनसे भी मालूमात की और जो काउंटर पर लोग होते हैं उनको ज़्यादातर यही तफसीलात बताई गई कि चिकनगुनिया और मलेरिया के मरीज़ों की बड़ी तादाद इस वक्त यहाँ अस्पतालों में आ रही है। ताहम देखा जाए तो कराची के 2 दीगर अस्पताल हैं, जिसमें सिविल अस्पताल अब्बासी शहीद अस्पताल है, वहाँ भी यही सूरत हाल है, पाँव रखने की जगह नहीं है। लोगों की बड़ी तादाद इस मर्ज़ में मुब्तला होकर इलाज के लिए वहाँ मौजूद है। दिन भर की अगर हम बात करें तो रात 5 बजे के बाद शहर के जो प्राइवेट क्लिनिक होते हैं वहाँ भी लोगों का रश होता है, वेटिंग एरिया भरे हुए होते हैं। और रात गए तक ये क्लिनिक जो 12 बजे बंद हो जाया करती थी वो 3 बजे तक खुले रहते हैं। लोग अपनी चेकअप के लिए घंटों और तवील कतारें लगाकर इंतज़ार करते हैं। ताहम देखा जाए तो बारिशों के बाद की सूरत हाल से शहरी इदारों की जानिब जो फेमिगेशन मुहिम स्टार्ट करनी थी वो नहीं हो सकी। ज़्यादातर जो चिकनगुनिया ये जो मरीज़ हैं उनकी वजह बताई जाती है कि सफाई न होने की वजह से जो शहर में सेवरेज का तबाहशुदा निज़ाम है और सफाई के मौसर इंतजाम नहीं है, उसकी वजह से ये वायरस फैल रहा है। जी अच्छा जी, बहुत शुक्रिया आपका अफजल परवेज़ साहब। मेरे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज़ में गैस्ट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर अमानुल्लाह अब्बासी साहब। अब्बासी साहब, बात यह है कि काफ़ी सारे मसाइल तो अपनी जगह हैं, यानी कि इन्फेक्शंस के हवाले से हम बात कर चुके हैं, वो अपनी जगह हैं, जो कि ज़ाहिर चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया। लेकिन आप चूँकि गैस्ट्रोलॉजिस्ट हैं तो ज़रा बताइएगा कि इस मौसम में पेट के अमराज भी काफ़ी फैल रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है, मगर आप जैसे बात कर रहे थे चिकनगुनिया, मैं एक्चुअल जनरल फिजिशियन और गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट हूँ। ओके। तो दोनों ही में मैं स्पेशलिस्ट हूँ। तो देखें चिकनगुनिया जो है, जैसे हम
पेट की बात कर रहे थे, उससे चिकनगुनिया की कंटिन्यूएशन में मैं एक अर्ज़ करूँगा कि लोगों को शायद ये इल्म नहीं है ज़्यादातर। चिकनगुनिया एक्चुअल जब वायरस अंदर बॉडी में जाता है तो मोनोसाइट में अंदर जाता है, मोनोसाइट फिर मैक्रोफेजेस में तब्दील हो जाते हैं और ये एंडोथीलियल और एपिथीलियल जो सेल्स हैं ना बॉडी के, ये उसमें अंदर चला जाता है। ये आसान तो जुबान में समझाइएगा। मैं आपको अभी समझाता हूँ। जो गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी का जो मुंह से लेकर आखिरी एंड तक मतलब जो हमारे एग्जिट है जहाँ तक पॉइंट, ये पूरी म्यूकोजा कहलाती है, जो पर्दी चढ़ी हुई होती है ना, अच्छा। इसको हम म्यूकोजा कहते हैं। इसके अंदर जो सेल्स होते हैं इनको हम एंडोथीलियम कहते हैं। अच्छा, और ये जो स्किन है, स्किन के नीचे ये जो सेल है इसको हम एपिथीलियम कहते हैं। ठीक है। तो ये सेल्स के अंदर वायरस घुस जाता है ना, ओके। तो वहाँ इनकी रिप्लिकेशन होती है। तो इसीलिए तकलीफ। एग्जैक्टली। अब क्या होगा, वहाँ से अगर गट के अंदर यानी गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी जो ट्रैक्ट है हमारा, उसके अंदर अगर रिप्लिकेशन इस वायरस की होगी तो वो एब्डोमिनल पेन डायरिया के साथ होगा। So that depends. चिकनगुनिया सिर्फ फीवर और जॉइंट पेन नहीं क्योंकि है, उसमें लोग वोमिट की भी शिकायत कर रहे हैं। डायरिया वोमिटिंग उसका एक पार्ट है। दिस इज ऐसा नहीं है कि आप ये सोचें कि पेट की बीमारियां अलग हो रही हैं और चिकनगुनिया अलग हो रहा है, ऐसा नहीं है। तो वो सेम ही चिकनगुनिया है जो दोनों चीज़ों को एट द सेम टाइम। अच्छा, इसमें और एक पॉइंट शदीद दर्द जो जो है है वो भी जरा एक्सप्लेन कर जी, अच्छा, इसमें ये है कि जैसे चिकनगुनिया और पेट की बीमारी को कैसे कंबाइन किया है, इसलिए मैं ये अर्ज रख रहा हूँ कि चिकनगुनिया एक ऐसा वायरस है जब वो बॉडी में जाएगा तो ये जो एपिथीलियम और एंडोथीलियम की जो बात कर रहा हूँ, इसके नीचे नर्व्स होती हैं और दूसरी बात एक और सेल होते हैं फिब्रोब्लास्ट, ठीक है। वो आपके जॉइंट्स में होते हैं। ओह, तो ये क्या करता है कि इन्हीं सेल्स को टारगेट करता है और वहाँ पे ये वायरस की रीच होती है। जब ये वहाँ पहुँचेगा तो वहाँ आपका जो बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म है वो भी एक्टिवेट होगा। तो आपके डिफेंस जो एजेंट हैं बॉडी के उस एरिया पे जाएगा, तो उस एरिया के पास एक जंग सी सिचुएशन होगी, एक वार होगी बिटवीन दैट पर्टिकुलर वायरस एंड दैट पर्टिकुलर डिफेंस सिस्टम। आपको तो पता है जब वार होती है तो उस एरिया को कैसे बिखरना होता है, एरिया नजर आती है। तो इसी तरीके से ये जो सीवियर नर्व्स डिस्ट्रीब्यूशन भी वही होती है, जो पेन नर्व्स जो कैरी करती है ना, सेंसेशन दिमाग तक पहुंचाती हैं। एग्जैक्टली। तो आप इतना सीवियर पेन, एब्डोमिनल पेन, जॉइंट पेन, फीवर, ये सारी जो मैनिफेस्टेशन तो जब हम इस सिलसिले से में होती है। ये जो हमारे हम पेन किलर्स क्यों लेते हैं? पेन किलर्स दर्द को ख़त्म नहीं करते बल्कि उस वो जो पर्टिकुलर एरिया है न्यूरोट्रांसमीटर्स को रोक देते हैं। यस, वहाँ पे जो एरिया में जो प्रॉब्लम आई है, जो कीमोटैक्सिस प्रोसेस जो होता है जिसकी वजह से डिफेंस सिस्टम वहाँ जाता है और उनके बीच में जो फाइट होती है ना, ये एक्चुअल उसको रोका जाता है। उसको रोका जाता कि फाइट ना हो, फाइट होगी तो फिर चीजें है। तो बिखरेंगी। पेन किलर्स ये काम करते हैं। Exactly. लेकिन वो इतने इफेक्टिव क्यों नहीं हो रहे चिकन? इसलिए नहीं हो रहे कि जो तादाद है वायरस की, क्योंकि वायरस बहुत तेजी से रिप्लिकेट करता है। ओके। उसकी जो रिप्लिकेशन कैपेसिटी है दूसरे वायरसेस की, चिकनगुनिया में यही तो ब्यूटी है कि ये वायरस बहुत तेजी से रिप्लिकेट करता है। ये आरएनए, ये ऐसा वाहिद आरएनए वायरस है जो फास्ट रिप्लिकेंट कहलाता है। और ये दर्द फिर रहता भी काफी दिनों तक। वो इसमें नहीं, इसमें एक चीज़ जो पॉइंट है, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमें समझनी है, वो ये है कि जैसे ये इन्फेक्शन होगा तो दो टाइप की एंटिटी उसके सामने होती है। एक बंदा वो जिसका डिफेंस मैकेनिज्म मजबूत है, एक वो बंदा जिसका डिफेंस मैकेनिज्म अच्छा नहीं है। जिसका मजबूत है, एक्यूट फेज के बाद फुल रिकवरी है, कोई टेंशन की बात नहीं है, विदिन 1 वीक बंदा ठीक हो जाएगा। जिसका डिफेंस मैकेनिज्म अच्छा नहीं है उसमें क्रोनिसिटी के चांसेस है। क्यों कि डिफेंस मैकेनिज्म क्लियर उस वायरस को नहीं कर पाता। कुछ वायरसेस इनसाइड दी सेल्स रह जाते हैं जो बाद में थोड़ा थोड़ा रिप्लिकेट करते रहते हैं। वो वीक्स और मंथ्स और ईयर्स तक भी ये बात जा सकती है। यस, तो ये जो है पॉइंट इम्पोर्टेंट ये है कि आपको इम्यूनिटी को एनहांस करना है इस वायरस से। क्या किया जाए उसके लिए आपको अहम जो चीज़ें हैं वो ये है, जो बुनियादी बात है इम्यूनिटी को एनहांस करने के लिए, वो पहले कि आपकी प्रॉपर स्लीप होनी चाहिए। दैट शुड बी बिटवीन 7 and 8 आवर्स। लेट नाइट जो स्लीप है वो आपकी इम्यून डिफेंस मैकेनिज्म को सप्रेस करती है। नंबर 2, आपकी न्यूट्रिशन में प्रोटीन डाइट होनी चाहिए। ठीक है। प्रोटीन डाइट से मुराद ये है कि जैसे गोश्त है, जैसे अंडा है, दालें, मतलब दालें हैं, ऐसी जो प्रोटीन डाइट है ये होनी चाहिए आपके डाइट में। और इसके अलावा जो फ्रेश विटामिन्स है, लाइक फ्रेश फ्रूट है, और पानी का मिकदार अक्सर होना चाहिए बॉडी में, जो आपकी नॉर्मल रिक्वायरमेंट है उसके 3 या 4 टाइम्स ज़्यादा आपको लेना। इलेक्ट्रोलाइट्स।
और आपको फिजिकल एक्टिविटी भी चाहिए। एटलीस्ट 45 मिनट्स आप 5 टाइम्स अ वीक कर लें या 30 मिनट्स डेली कर लें विदाउट एनी ब्रेक। चिकनगुनिया के जो पेशेंट है वो तो ये भी कंप्लेन कर रहे हैं कि उन्हें कमज़ोरी बहुत महसूस हो रही है, गो की बुखार नहीं है, अब दर्द की शिद्दत भी कम हो गई, उसका क्या करें? कमज़ोरी जो है वो एक्चुअल देखा ये जाएगा कि कमज़ोरी होती क्यों है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट। कमज़ोरी होती है आपका ब्लड फ्लो, क्योंकि इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस होता है, इंट्रावास्कुलर कंपार्टमेंट में फ्लूइड की लीकेज होती है, इसलिए आपने देखा होगा स्वेलन वगैरह, जॉइंट सूज जाते हैं, फेस सूज जाता है, स्किन रेड और स्वेलन हो जाती है। तो इसमें मल्टीपल फ्लूइड लेनी चाहिए। अब असल में होता ये है कि चिकनगुनिया में जैसे मैंने आपको अर्ज़ किया कि ओरल कैविटी से लेकर एग्जिट जो भी आपकी म्यूकोजा है वो इन्फ्लेम्ड होती है। इंसान को दिल नहीं करता पानी पीने को, बहुत मुश्किल है, उसको पानी कड़वा कड़वा लगता है। पानी का कम इस्तेमाल की वजह से ये प्रॉब्लम। अच्छा, अब जरा ये बताइएगा, पानी अगर ज़्यादा पिए ना वीकनेस खत्म हो अच्छा ये फरमाइएगा कि आजकल ये जो लोग फिजियोथेरेपिस्ट के पास जा रहे हैं इसके लिए डज दैट हेल्प? इसमें देखें, मैं आपको अर्ज़ करूं कि ये ऐसी डिजीज़ नहीं है जिसको मैं कहूं कि जिसका मसल्स के साथ ये जी कोई वास्ता नहीं है। एक्चुअल अंडर रूट जो काज है उसको आप ट्रीट करें। आप फिजियोथेरेपी से कोई इतना फ़ायदा हासिल नहीं कर पाएंगे। एक मेंटल एक रिलैक्सेशन आप फॉर द टाइम बीइंग, ये आपको थोड़ा टाइम बीइंग आपने कोई हॉटनेस दे दी या थोड़ी कूलिंग कर दी तो जॉइंट को थोड़ा आराम आ गया। मगर वो जो फिजियोथेरेपी होती है कि जॉइंट को हमें मूवमेंट करानी है, उससे मैं नहीं समझता कि कोई फिजियोथेरेपी से हमें बेनिफिट मिलेगा। हमें बेनिफिट मिलेगा ज़्यादा पानी पीने से और वो वाले पेन किलर खाने से जो इसमें कंट्रा इंडिकेटेड है, जैसे एस्पिरिन इसमें नहीं दे सकते। एस्पिरिन नहीं दे सकते क्योंकि हेमरेजिक हो सकता है ना। एग्जैक्टली, तो एस्पिरिन हम नहीं दे सकते। दूसरे जो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं, मगर ये सारी चीज़ें होनी चाहिए कंसल्टेंट जो डॉक्टर है, स्पेशलिस्ट है, उसके अंडर में। अच्छा, लोग अपने आप से कुछ ना करें। टेस्ट पीसीआर ही होता है इसमें? जी, पीसीआर नहीं, एंटीबॉडीज भी होती है। एंटीबॉडीज पीसीआर क्योंकि महंगा है ना, तो वो ज़रा मुश्किल है उसको। और गवर्नमेंट सेक्टर में तो अभी भी चिकनगुनिया एंटीबॉडी टेस्ट अवेलेबल नहीं है मोस्ट ऑफ द सेंटर्स पे। तो हमें अपनी गवर्नमेंट को ये रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि चिकनगुनिया किट्स जो है उनकी अवेलेबिलिटी एंटीबॉडी किट्स, स्पेशली जिस जैसे कोविड के दौरान केस रिपोर्ट हो रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, चिकनगुनिया, डेंगू, इनके सिम्टम्स ऑलमोस्ट मिलते जुलते हैं। लेकिन 3 डिजीजेस नहीं बल्कि 5 डिजीजेस ऐसे हैं जिनके सिम्टम रिसेंबल करते हैं। मलेरिया, डेंगू, जीका फीवर, चिकनगुनिया और एंटेरिक फीवर जिसको हम टाइफाइड कहते हैं। इनके सिम्टम आपस में इंटरमिंगल हैं। ठीक है। मलेरिया में कुछ पॉइंट्स हैं जो उससे हमें डिफरेंशिएट करेंगे, जीका फीवर में कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें उसे डिफरेंशिएट करेंगे, चिकनगुनिया में भी कुछ पॉइंट्स हैं जो डिफरेंशिएट। अल्टीमेटली आपको टेस्ट ही कराना पड़ेगा। लेकिन लोग तो सेल्फ मेडिकेशन की तरफ चले जाते हैं। ये गलत है कि फलां को हुआ था, उसने खाया था तो वो ठीक हो गया था, तो मैं भी ये टैबलेट यही तो अर्ज मैं कर रहा हूँ कि ये गलत है। लोग अगर ऐसा करेंगे तो मुश्किल में पड़ जाएंगे। इसमें हुआ ये है कि कई मरीज अपने आप को चिकनगुनिया समझ के अपना इलाज करवाते रहे, उनको मलेरिया था, वाइवेक्स पॉजिटिव, वो अनकॉन्शियस स्टेज में आके हमारे वार्डों में एडमिट हुए, इमरजेंसीज में कई पेशेंट ऐसा। सर मुझे एक चीज़ बताइए कि अभी टेस्ट किट्स नहीं आई, लेकिन इस वक्त जो आप डॉक्टर्स हैं या मॉलेज हैं ब्लड टेस्ट करवाते हैं और फिर ये है कि सीबीसी करवाते हैं, क्या सीबीसी में कोई ऐसी इंडिकेशन आती है जो एक से दूसरे हो? देखिए, सीबीसी में कम से कम आपको इतना अंदाजा जरूर होगा बैक्टीरियल है या वायरल। डेंगू में प्लेटलेट कम होंगे, चिकनगुनिया में नहीं होते। नेवर एवर, प्लेटलेट को कुछ भी नहीं होगा। ठीक है। मलेरिया अगर होगी तो ब्लड जो हेमोग्लोबिन है उसकी कमी पेशी, प्लेटलेट में कोई प्रॉब्लम आपको नजर आएगा। ठीक है। और अगर जीका फीवर होगा और प्लस चिकनगुनिया, इन दोनों की ब्लड सीपी पिक्चर सेम ही है। न कोई प्लेटलेट को प्रॉब्लम होगा, न कोई हेमोग्लोबिन को प्रॉब्लम होगा। ठीक है। तो 1 to 1 अगर मैं कहूँ ना कि 1 to 1 जो सिम्टम है वो जीका फीवर और चिकनगुनिया के दोनों के एक जैसे हैं। सिर्फ हमें कुछ प्लेटलेट्स हैं जो ब्लड है, ये कुछ हमें हेल्प कर सकती है कि हम उनको मलेरिया और डेंगू से डिफरेंशिएट। क्योंकि जब भी डॉक्टर के पास जाते हैं वो मलेरिया का टेस्ट तो करवा देते हैं, डेंगू का भी बोल देते हैं, तो अगर वो दोनों टेस्ट हो जाएं तो उससे पिक्चर क्लियर हो सकती है कि ये फिर उससे कम से कम ये होगा कि हम एक्सक्लूड तो कर देंगे ना कि वो नहीं है। हाँ, मगर क्या पता एंटेरिक फीवर हो,
टाइफाइड फीवर हो जिसकी प्रेजेंटेशन डिफरेंट है, और आजकल तो टाइफाइड की प्रेजेंटेशन ऐसा लग रहा होता है जैसे मलेरिया ही है, क्योंकि वो म्यूटेट कर चुका है। एग्जैक्टली। तो अब ये एक प्रॉब्लम हो जाएगी कि अगर उसने मिस कर दे, क्योंकि चिकनगुनिया में तो एंटीबायोटिक का कोई रोल ही नहीं है। मोस्ट ऑफ द ये जो वायरल इन्फेक्शंस उनमें नहीं होता एंटीबॉडीज का नहीं, कोई नहीं रोल होता। हाँ, एक बात ज़रूर हुई है, रिसर्च ने प्रूव किया है कि क्रॉनिक अगर चिकनगुनिया हो गया है, उसके अंदर एक एंटीवायरल ड्रग है रिबाविरिन के नाम से, उसका उसमें कुछ रोल है। अच्छा, और उससे इम्प्रूवमेंट जी क्रॉनिक चिकनगुनिया में। वो क्या होता है सर? क्रॉनिक चिकनगुनिया में वो जो अभी हम बात कर रहे थे ना कि एक एक्यूट है, जब वायरस एक्यूट अटैक करेगा तो हफ्ते के अंदर चीज़ें अगर सेटल नहीं हुई और कुछ वायरस रह गया और ये प्रोसेस प्रोलॉन्ग हो गया, इसको हम चिकनगुनिया क्रॉनिक कहते हैं। अच्छा, एक एक्यूट फेज होता है, एक क्रॉनिक फेज। लेकिन फिर भी एंटीबायोटिक उसमें यूज नहीं हो सकती, कोई एंटीबायोटिक यूज नहीं, उसका कोई ताल्लुक नहीं है क्योंकि वो बैक्टीरियल ये वायरस है ना। अच्छा, अब जरा ये फरमा दीजिए, प्रिवेंशन बताएं, हाउ इसकी देखें, प्रिवेंशन वही है जो मलेरिया की है, प्रिवेंशन वही है जो डेंगू की है। मच्छर से मॉस्किटो एक्चुअल जैसे डेंगू है ना, एडिस इजिप्टी जो मॉस्किटो है, और एल्बोपिक्टस, ये दो मॉस्किटो के टाइप हैं, दोनों ही पाकिस्तान में अवेलेबल है। अच्छा, एडिस इजिप्टी ना स्मॉल मॉस्किटो होता है, आपको मुश्किल है एकदम से आपके नज़र से झटके से गुजर जाए, आप उसको पिक नहीं कर पाएंगे। अर्ली इन द मॉर्निंग एंड लेट इन द इवनिंग ये मॉस्किटो ज़्यादा होते हैं। और वो जो भारी वाले मच्छर जो थे, जो बारीक मच्छर है ना, उसी की मैं बात कर रहा हूँ। एडिस इजिप्टी उन्हीं को ही कहते हैं। दूसरे फीमेल एनाफिली मॉस्किटो है, जिससे मलेरिया होती है। एडिस इजिप्टी से चिकनगुनिया भी होता है और जो है हमारा डेंगू फीवर भी होता है। अच्छा, तो ये एडिस इजिप्टी स्मॉल टाइप के मॉस्किटो होते हैं। अर्ली इन द मॉर्निंग और लेट इन द इवनिंग ये निकलते हैं। अमूमन जो आपकी हाइजीनिक कंडीशन ठीक नहीं है, घर के सराउंडिंग में कूड़ा कचरा पड़ा हुआ है, गटर ब्लॉक है, पानी बाहर खड़ा हुआ है आपके स्ट्रीट्स में, आप घर में बर्तनों में पानी डला हुआ है, आप सो गए, बर्तनों को आपने खाली नहीं किया या उल्टा करके नहीं रखा, पानी कहीं कहीं स्टेगनेंट आपको अगर नज़र आ रहा है, इवन फ्रेश वाटर जो है, चाहे ताज़ा पानी, जो गंदा पानी न भी हो, उसमें भी ये मॉस्किटो आते हैं। तो अगर ये चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं तो ये तो इनवाइटिंग एजेंट है उसके लिए। दूसरा, आपकी जो विंडोज़ है खुली हुई है, आपने कोई मैश वहाँ यूज़ नहीं किया, इसमें ना जो होल है वो बिल्कुल टाइट वाला चाहिए। अच्छा, वो जो कुछ मॉस्किटोज ऐसे हैं जो होल से क्रॉस करेंगे, उनमें से एडिस इजिप्टी भी एक है जो कि क्रॉस कर जाएगा। आप अच्छा सा मैश लगाएं या कोशिश करें विंडोज बंद रखें। विंडोज बंद, अर्ली इन द मॉर्निंग विंडो बंद होनी चाहिए, 12 बजे से 2 या 3 बजे तक आप खोलें, फिर एकदम से बंद कर दें। ठीक है, तो ये एक पॉइंट है। और आप रेपेलेंट्स जो है मॉस्किटो वो आप यूज करें, बड़े आस्तानियों वाले आप कपड़े पहने, और नेट यूज करें। आप जहाँ सो रहे हैं तो आप वो नेट यूज करें, और पानी का इस्तेमाल अक्सर हो। अपनी इम्यूनिटी का खास ख्याल, स्पेशली स्लीप का। ये जो मोबाइल वाला मामला है, जो बच्चे हैं, जो बड़े हैं, मोबाइल रात देर तक देखते हैं, अपना उनको ये इम्पोर्टेंस का पता नहीं होता कि इम्यूनिटी हमारी कितनी सप्रेस होगी। ठीक है, तो ये पॉइंट है जो आप। थैंक यू सो मच अमानुल्लाह अब्बासी साहब, आपने बड़े ज़बरदस्त तरीके से तमाम प्रोसेस एक्सप्लेन किया, और बीइंग द स्टूडेंट ऑफ दिस थिंग काफ़ी मदद मिली हमें जानने में कि हाउ डज इट इफेक्ट आवर बॉडी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन। और ख़ास तौर पे जी अपनी इम्यूनिटी का ख्याल रखें, और वीकनेस अगर हो रही है तो पानी ज़्यादा पिएं। क्या करना है जी, अब हम आपको बता रहे हैं कि आज एक अहम दिन है और अदम तशद्दुद का दिन मनाया जा रहा है आज। और ज़ाहिर है किसी भी इंसान की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ और उसे जबर और ताकत के ज़रिए मग़लूब करना, जहनी तशद्दुद या जिस्मानी तकलीफ़ देना, ये तशद्दुद है। तशद्दुद की कई किस्में हैं, और आज नॉन वायलेंस डे है। और ख़ास तौर पर हम देख रहे हैं कि किसी भी मुल्क के क़याम के लिए ह्यूमन राइट्स की जब हम बात करते हैं तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट जुज़ होता है उस मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन में भी, उस मुल्क के कानून में भी। सो हमारे माशरे में, और बल्कि ओवरऑल हम दुनिया में देख रहे हैं कि अदम बर्दाश्त बढ़ गया है। वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, वो कोई ज़ाती अनाद हो सकता है, वो किसी भी तरीके से लोगों को पूरी दुनिया को, वैसे इसकी इस वक्त मुमलिकतों को, रियासतों को इस पे तवज्जो देने की जरूरत है। अगर हम बात करें तो उस पे पूरा अप्लाई होता है। आप ये देखिए कि हम क्या इस पर बात कर लेते हैं। मोटिवेशनल स्पीकर अमरीन अस्करी हमारे साथ मौजूद है। थैंक यू सो मच अमरीन। आज अदम तशद्दुद का आलमी दिन है, और आप ये देखिए कि हम बात करें, अगर हम इनफरादी नौयत की बात करें तो वो तो अपनी जगह, यहाँ पर तो रियासतों को थोड़ा सा तरबियत देने की ज़रूरत है। इसराइल जो एक्शन ले रहा है और उसके बाद दुनिया के महज़ब तरीन मुल्क उसको सपोर्ट कर रहे हैं कि जी, अमेरिका कह रहा है कि हाँ जी जो ठीक कर रहा है अपने दिफा में कर रहा है, हालांकि उसने 1 लाख से ज़्यादा फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया, लेबनान पर इन्वेड कर दिया। आई मीन ये भी इसी
इसके ज़ुमरे में आता है? ये जो दिन है सिर्फ ये शख्सी एतबार से इसको देखा जाना चाहिए? जी अस्सलाम वालेकुम इशफाक, मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करती हूँ कि नॉन वायलेंस इंटरनेशनल डे है जो कि सेलिब्रेट किया जा रहा है, लेकिन इंटरनेशनली ही इसको जो है इसकी वायलेंस हो रही है, इसके अगेंस्ट काम हो रहा है। आप जिस तरह से भी आजकल आप मीडिया पे देख रहे हैं, जो कुछ भी हमें नज़र आ रहा है, इसका असर खाली उन मुल्कों पे नहीं जहाँ पे वायलेंस ये वाला हो रहा है, ये सारी दुनिया में जा रहा है इस वक्त ये मैसेज कि आप एक पीस का मैसेज तो देते हैं, पूरी दुनिया में आता है कि जी पीस को सेलिब्रेट करें, नॉन वायलेंस डे, लेकिन एक्चुअली आप उस चीज़ को खुद प्रमोट कर रहे हैं। सो आज इसको अगर सेलिब्रेट, मुझे तो नहीं लगता कि इसको सेलिब्रेट करना चाहिए, क्योंकि ये हो ही नहीं रहा है, ऐसा कहीं पे चीज़ें इम्प्लीमेंट हो नहीं रही। और बेसिकली वायलेंस होता क्या है, जहाँ आपकी बर्दाश्त, आपकी जो है समझने की और सोचने की सलाहियत ख़त्म हो जाती है, वहाँ से वायलेंस स्टार्ट हो जाता है, बर्दाश्त ख़त्म हो जाती है ना। सो आप इसको जो इंटरनेशनली तो अब चलें जो चीज़ हो रही है, लेकिन हम अगर अपने ही इर्द गिर्द में देखें तो आपको ये बहुत आम नज़र आएगा। अब हाल ही फिजिकल वायलेंस तो होता नहीं है, इसकी जैसे उन्होंने सदफ ने कहा कि बहुत सी इकसाम हैं, अब वो क्या हो सकती हैं, आपकी इमोशनल वायलेंस भी है, आपका वर्बल वायलेंस भी है, आपका साइकोलॉजिकल वायलेंस भी है। ऐसी बहुत सी चीज़ें जो हम डेली बेसिस पे भी इसको फेस कर रहे हैं। हमारे इर्द गिर्द के बच्चे हैं, हमारे लोग हैं कि जिनके अंदर ये बर्दाश्त ख़त्म होता जा रहा है। और इनकी वजह क्या है? वजह यही है कि जो हमारी मीडिया पे दिखाया जा रहा है, जो सोशल आपके साइड पे प्रेशर है, उस वजह से ये चीज़ें सारी स्टार्ट हो गई हैं। सो हमें इन चीज़ों को एड्रेस करने की ज़रूरत है, इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि वायलेंस बेसिकली है क्या और इसको ज़रूरत पेश क्यों आ रही है कि हमें इसको सेलिब्रेट करना है। नॉन वायलेंस जो आपका इंटरनेशनल डे है, इसकी क्या अवेयरनेस हमारे इर्द गिर्द के लोगों को है? क्या हमने इसको एजुकेशन इसके स्कूल लेवल पे या रूरल एरियाज़ में इसकी एजुकेशन दी है? नहीं दी हुई, कोई अवेयरनेस सेशंस नहीं दिए जाते। हमारे अगर कॉर्पोरेट साइड पे देखें, हमारे ऑफिस में देखें तो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन या कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग्स हैं, लेकिन क्या आम शहरी तक ये ट्रेनिंग्स जा रही हैं? नहीं है। हमारे अंदर पेशेंस, टॉलरेंस तो बिल्कुल खत्म होता जा रहा है ही नहीं किसी चीज़ का टॉलरेंस। और दूसरा अमरीन एक चीज़ इसके अंदर फैक्ट ये है कि आप जैसे लोग इसको हाईलाइट कर सकते हैं कि हम चलें ठीक है, फिर भी अवेयरनेस है कि फिजिकल वायलेंस पे बात होती है, लेकिन ये जो इमोशनल और वर्बल वायलेंस होता है, ये आपको किस तरह से मुतासर करता है? क्या इसके ऊपर कोई हमारे यहाँ रियलाइजेशन है या इस पर कोई डिस्कशंस होते हैं? बिल्कुल भी नहीं है। हम वायलेंस सिर्फ फिजिकल ही को समझते हैं कि उसने मारा, उसने कत्ल कर दिया तो यही वायलेंस है। लोगों को ही पता होना चाहिए। और जो हम अगर इर्द गिर्द देखें कि जो वर्बल वायलेंस है, जो आप अब्यूज़ करते हैं, जो आप अपने अल्फाजों से लोगों को तकलीफ़ पहुंचाते हैं, ये भी बहुत बड़ा वायलेंस है। फिर इमोशनली जो आपको जो है वायलेंस मिल रहा है, बहुत से ऐसे टॉर्चर करते हैं ना आपको। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको मेंटल हेल्थ इशू हैं, लेकिन उसको एड्रेस नहीं किया जाता। सबसे पहले तो घर वाले ही इस चीज़ को छुपा देते हैं कि नहीं जी हमारा बच्चा या हमारी फैमिली में वो फर्द बिल्कुल नॉर्मल है, कोई बात नहीं, हम डील कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। ऐसे लोग जिनको मेंटल हेल्थ इशू हैं, जो डिप्रेशन का शिकार हैं, एंग्जाइटी का शिकार है, सबसे ज़्यादा तो वही वायलेंस पर आ जाते हैं। वो मारेंगे, वो किसी से चलाएंगे, कहीं ना कहीं वो अपना गुस्सा निकालने की कोशिश करते हैं। तो क्या हम मेंटली इन चीज़ों को, जो लोगों को इश्यूज़ हैं, क्या हम उसको एड्रेस कर रहे हैं? सो आपने जैसे कहा कि जी मोटिवेशनल स्पीकर्स या ट्रेनर्स ये काम कर सकते हैं, डेफिनेटली हम अपने तौर पे काम कर रहे हैं, लेकिन क्या अगर आप पूरे मुल्क के हालात देखें तो कितने लोग इस चीज़ को आगे लेकर आ रहे हैं? कितने अवेयरनेस सेशंस इसके ऊपर कंडक्ट किए जाते हैं? हम लोग सिर्फ एक टारगेट ऑडियंस होती है जिनको हम एड्रेस कर रहे हैं, लेकिन अब मैं अगर बहुत कहूँ सारे तो प्लेटफॉर्म्स ऐसे आ गए हैं जिसमें हम ये देखते हैं, पॉडकास्ट आजकल लोग बहुत देखते हैं, वहाँ पर ये डिस्कशन बहुत डिटेल्ड और अच्छी डिस्कशन हो सकती है, तमाम इश्यूज पहलू पर इस पर बात हो सकती है। तो बहुत और पहली बात तो ये तो घर से ही ये इशू होना चाहिए शुरू, जहाँ पर अगर आप घर में इस किस्म का मुजाहरा किसी भी घर के फर्द को करते देखें तो वहाँ पर घर वालों की जिम्मेदारी है कि वो उस अमल को मजीद बढ़ने से रोकें। ये चीज़ें तो आपको बहुत ज़्यादा ऐसे साइन नज़र आता है। आपके घर में आपके बच्चा अगर बहुत एग्रेसिव है और अगर आपने खुद ही उसको वेपन्स दे दिए हैं, आपके ऐसे बहुत से टॉयज़ आ रहे हैं और बच्चा ऐसी कार्टून्स देख रहा है, ऐसी वेबसाइट्स, ऐसी गेमिंग्स हैं जहाँ पे ऐसी वो चीज़ें तो आप उसको खुद दिखा रहे हैं। और ऐसे बच्चे आपने देखा होगा ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं, और यही जब मैच्योर होते हैं तो वो एग्रेसिव वो उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देते हैं। शुरू में मजाक में होता है और यही चीज़ आगे सीरियस हो जाती है। सो आपकी बात बिल्कुल सदफ ठीक है कि ये चीज़ पहले हमें एड्रेस करनी है अपने घर से।
हमें ये चीज़ नोटिस करने की ज़रूरत है कि हमारे बच्चों का बिहेवियर क्या बहुत अग्रेसिव तो नहीं है, बहुत गुस्सा तो नहीं है उनके अंदर, वो चीज़ों को कैसे कंट्रोल करते हैं, इमोशनली कैसे डील करते हैं। ये चीज़ हमें ट्रेनिंग अपने घर से स्टार्ट से शुरू करनी और अगर हर फर्द और हर कोई अगर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले कि ये चीज़ मैं अपने तौर पे अपने इर्द गिर्द के माहौल को ठीक करने के लिए करूं, तो मेरे ख्याल में हम इस चीज़ को आगे लेके जा सकते हैं। फिर ये कुछ लोगों तक ये कुछ लोगों तक महदूद नहीं रहेगा, ये स्प्रेड हो जाएगा सब लोगों के अंदर। यही पर्पस है। थैंक यू सो मच अमरीन, आप हमारे साथ थी और हम इशू पर बात कर रही थी। बहुत ज़रूरी है इस तरह की बातों को बार बार इसका इजहार करना ताकि मुआशरे में अमन की जो रिवायत है वो आगे बढ़े। तो ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। और इससे पहले कि सेगमेंट की तरफ आगे बढ़ें, अपडेट्स हैं वो शेयर कर लेते हैं। तो वज़ीर आज़म की मसरूफियात के बाइस वफाकी काबीना का आज होने वाला इजलास मुलतवी कर दिया गया है और ज़ाहिर है इजलास होगा तो अहम इसमें मामलात के ऊपर बात होनी थी। अब देखते हैं इजलास नेक्स्ट कब होता है, लेकिन आज की हद तक ये इजलास मुलतवी कर दिया गया है। अच्छा जी, अब ज़रा आपको बताएं कि अब से 4-5 दिन पहले से हमने आपको बताया था कि कराची में कल्चरल एक फेस्टिवल चल रहा है और कल्चरल फेस्टिवल की ख़ास बात यह है कि ये 1-2 दिन पर मुहित नहीं है, बल्कि ये 35 दिन तक ये सिलसिला जारी रहेगा, यानी कि अक्टूबर के एंड तक ये सिलसिला जारी रहेगा। और इसमें दुनिया भर से 400 के करीब फ़नकार पाकिस्तान में कराची में परफॉर्म करने के लिए आ रहे हैं। और हर रोज़ अगर आप वहाँ पर आर्ट्स काउंसिल की साइट पर जाएं तो वहाँ पर दिलफरेब और दिलकश नज़ारे देखने को मिलते हैं। तो इसी एतबार से ज़ाहिर है कि अहमद शाह साहब से भी हमने बात की थी और अब ये है कि हमने कोशिश की कि हम अपने स्टूडियोज़ में इनवाइट करें। तो 2 हमारे पास एक खुसूसी मेहमान आज मौजूद हैं जो कि हैं पड़ोसी मुल्क नेपाल से आए हैं। और अगर हम उनका तारुफ कराएं तो हमारे साथ मौजूद हैं मदन गोपाल, गुलकार हैं, कंपोज़र हैं और सबसे ज़बरदस्त बात ये उन्होंने म्यूज़िक में PhD किया हुआ है। साथ ही हमें ज्वाइन कर रही हैं भावना काकी, आपने डांस में PhD किया हुआ है। सो थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग अस। वेलकम टू आवर शो एंड वेलकम टू आवर कंट्री वंस अगेन। थैंक यू सो मच for your invitations and wow. तो भावना, मुझे ये बताइए कि आप कितने दिन हो गए आपको पाकिस्तान आए हुए? अभी तक तो हमारा मेरे रिचार्ज में 9-10 दिन हो चुके हैं। उसका एक्सपीरियंस पाकिस्तान में 9-10 दिन के मेहमान रह चुके हैं। अच्छा, तो अभी तक आपने परफॉर्म किया आर्ट्स काउंसिल में? हाँ, 29 अक्टूबर में हमारा शो था पाकिस्तान में और बहुत ज़बरदस्त था और ऑडियंस भी इतने थे, इतना प्यार, सब कुछ हमने एक्सपीरियंस कर लिया है। तो पाकिस्तान और आर्ट काउंसिल को बहुत बहुत शुक्रिया, यहीं से बहुत अच्छे है। आई एम ग्लैड कि आप लोगों की उर्दू बहुत अच्छी है, क्योंकि आप कह रही थी आपने यहाँ आके उर्दू सीखी है। हाँ, क्योंकि हमारे नेपाल में जो होता है वहाँ सिर्फ इंग्लिश और नेपाली होते हैं और जो कास्ट होते हैं उसके अपने लैंग्वेज होते हैं, जैसे नेवार कास्ट का नेवार लैंग्वेज और गुरुंग का जो डायलेक्ट मुख्तलिफ होता है। हाँ, इसीलिए उर्दू वहाँ पर नहीं चलती ना। मगर यहाँ आने से पहले मैंने इंटरनेट में भी उर्दू सीख ली थी और यहाँ आके आप लोगों से बात करते करते इतना उर्दू अच्छा लग रहा है कि मुझे और कुछ लैंग्वेज आता ही नहीं है, ऐसा ही हो रहा है मेरा एक्सपीरियंस में। तो मदन, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? ये आपका भी पहला ट्रिप है पाकिस्तान का? फिज़िकली पहला टाइम है ये मेरा, लेकिन म्यूज़िक के ज़रिए मैं पाकिस्तान का बहुत मशहूर लोगों के साथ मैं बातचीत हुआ था। हाँ, कोलैबोरेट भी है, डिजिटल, ये वर्ल्ड वाइड डिजिटल के वजह से वर्ल्ड एक ही है। हमने नेपाल रहकर भी पाकिस्तानी म्यूजिशियन के साथ साउंड का काम, अरेंजमेंट का काम, कंपोजिशन का काम कर चुका हूँ। इसलिए इट इज़ बेसिकली म्यूजिक इमोशनली और हार्टली आई एम विथ पाकिस्तान बिफोर 15 ईयर्स। अच्छा, क्योंकि जब मैं म्यूज़िक को स्टडी करने लगे, इसके बाद हमारा टीचिंग मेथोलॉजी सेम है। ये ईस्टर्न मेथोलॉजी जो सारे गाँव पास से राग पद्धति होता है, ये नेपाल में भी चलता है। ये बंदी से जैसे राग यमन में एरिया लिपिया बिन ऐसा होता है, हमारा वही राग में नेपाली से होता है। डिफरेंट कंपोजिशन, आओ आओ मन यो लगाओ। लेकिन इसके ज़रिए हमने ये साउथ एशिया का क्लासिकल लोगों को फॉलो करके। तो मदन, आपके फेवरेट्स अगर बात करें, पाकिस्तान में बड़े लेजेंडरी गुलकार गुजरे हैं। मैडम नूर जहाँ,
फिर उसके मेहदी बाद नुसरत हसन। फ़तेह अली खान, मेहदी हसन साहब, सज्जाद अली साहब, आई मीन गुलाम अली खान साहब। गुलाम अली खान साहब। मेहदी हसन साहब और गुलाम अली खान साहब ने तो नेपाली गीत भी गाए हैं। हाँ एवरग्रीन गुलाम अली खान साहब का तो 10 से ज़्यादा एवरग्रीन गीत है नेपाल के लिए। अच्छा, बहुत फेमस है वहाँ तो पर। कोई वो एक भी अगर आप गुनगुना इंडिया दें। में भी काफ़ी फेमस हाँ हाँ, नेपाल में भी बहुत एक फेमस ये है। राजा लेट के महेंद्र किंग महेंद्र ने लिखा हुआ है गाना है, दीपक जंगम जी का कंपोजिशन है। दीपक जंगम वो नेपाली है। एक बार गुलाम अली खान साहब प्रोग्राम के लिए गए थे, इसलिए वो इस मौका के लिए वो उसने रेडियो नेपाल में रिकॉर्ड किया है, लाइव रिकॉर्ड। और इस टाइम इसका मीनिंग है लड़कियों का आँख, ओठ, बाल, इसे तारीफ किया है। कौन सा गीत है? गाजलु थी। Okay, okay. After It's when your I big eyes and everything is. after seeing you can describe. Oh, okay. वो गीत में थोड़ा सा पाकिस्तान का वो इम्प्रोवाइजेशन भी गुलाम अली खान साहब ने। प्लीज प्लीज प्लीज। क्या बात है। गाजलुती ठुला ठुला खा तिर बनी पसे यो दिलैमा कालो लामो परेली केसा छल परे कलिलो मायामा। धन्यवाद। क्या बात है, ब्यूटीफुल। आई मीन Especially dedicated to beautiful girls. So ये मुझे काले काले बाल भी नहीं, समझ आ हाँ, रहे ये हैं। होता है कि वर्ल्ड में सबसे अच्छी लड़की होती है। ये गीत का वो जो कंक्लूजन Okay, है okay. वो बिग बिग बताता है। आईज और हाँ, बाल नहीं, काजल। इसको भी ये जो eyelashes है ना, eyelashes, Eyelashes। हाँ, ये बाल अंतरे में उसको पेश किया था। So, this is, अच्छा, मुझे- म्यूजिक की कोई जबान नहीं होती, कोई बाउंड्री नहीं हाँ, होती। हाँ, सो ब्यूटीफुल, अच्छा, सच भाव- अ स्वीट लैंग्वेज। भावना ये बताइए ज़रा कि आप यहाँ पर आए तो जाहिर है कि अरेंजमेंट्स तो आप कह रही हैं बहुत अच्छे थे। जो वहाँ पर लोग आए थे, जो लोग शुरका थे, ये मींस द पीपल हु पार्टिसिपेटेड, द पीपल हु वर देयर टू As an यू नो audience. अप्रिशिएट Okay. यू एज एन ऑडियंस, तो उनका कैसा रहा, रवैया कैसा रहा उनका, कैसे हाँ, उन्होंने अप्रिशिएट किया आपको जो परफॉर्मेंस प्रोग्राम को? के बाद मुझे आपका पाकिस्तानी और दूसरे मुल्क का भी जो आर्टिस्ट फनकारा आए थे यहाँ पर, वो लोग भी मुझे मिले थे और वो कह रहे थे कि हमारे नेपाल के जो डांस है वो बिल्कुल अलग है। अच्छा। हाँ, क्योंकि वो भरतनाट्यम और कथक से मैच नहीं कर रहा है। Okay. क्यों, वो लोग मुझे पूछ रहे थे, तो मैंने कहा नेपाल एक अलग सा देश है और सदियों वहाँ से का, हाँ, वहाँ का कल्चर्स भी वर्ल्ड में कुछ अच्छा ही है और कुछ डिफरेंट भी है। ठीक है, तो बहुत अच्छे फीडबैक दिए उन्होंने, बहुत अच्छे कमेंट कर दिया और उन लोगों ने कहा पाकिस्तान आके रहो। ठीक है, और Okay. ये जो फ्रेंसी थे उसको कुछ बॉन्डिंग है, पाकिस्तान और नेपाल का बॉन्डिंग है और जो कल्चर एक्सचेंज का बॉन्डिंग है उसको कंटिन्यू करना चाहिए। वो सब लोग ऐसे कह रहे थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने उन लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया भी कह दिया उस टाइम पर। सो भावना, आपकी परफॉर्मेंस, योर परफॉर्मेंस लाइक योर मतलब PhD स्कॉलर इन हाँ। डांस, सो डांस की बड़ी इंपॉर्टेंस है, स्पेशली अगर हम बात करें इंडिया नेपाल की। सो एज ए मीडियम हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़, ये मैसेज कैसे कन्वे करता है और लोग इसको किस तरीके से परसीव करते हैं? हाँ, वो जब डांस में स्टडी नहीं होती तो वो सिर्फ इंटरटेंट होता है और लोगों को इंटरटेन करता है, मगर जब डांस में स्टडी हो गया तो लोगों को उसको कुछ नॉलेज की तरह जाता है, क्योंकि हमारा हिस्ट्री क्या है, लोग के जो लाइफ स्टाइल क्या है और लोगों को कैसे समझना चाहिए, ये डांस की स्टडी से बहुत अच्छी तरह से लोग पूछते हैं। और ये टेलीविजन्स के माध्यम से मैं पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान के जो कला प्रेमी है, कल्चर्स प्रेमी है, उनको क्या बोलना चाहूँगी कि हम जैसे नेपाल से भारत में जाएंगे PhD करने और जो MA करने के लिए भरतनाट्यम कथक
वैसा ही पाकिस्तान में भी होना चाहिए। होना चाहिए, हाँ, होना चाहिए, ताकि लोग दूसरे मुल्क से आके पाकिस्तान People में to भी people पढ़े। contact भी इससे बढ़ेगा, तो ठीक है। पाकिस्तान के जो रिचुअल्स कल्चर है वो वर्ल्ड वाइड होना चाहिए। तो उसका एक ही जरिया है, सिर्फ एजुकेशन। Education। तो एजुकेशंस को जो 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 कंट्री एजुकेशंस में पावरफुल है वहाँ से सब अच्छा होता है। अच्छा, अब ज़रा ये फरमाइए कि आप लोग यहाँ पर आए हैं तो पाकिस्तानी खाने आपने कुछ पहले से आप ट्राई किए या यहाँ पर आके कुछ डिफरेंट आपको मिला, या आप वही नेपाली कुजीन ही ट्राई कर रहे हैं यहाँ पर? साउथ एशिया का करीबन खाना वो स्पाइसी, हाँ, स्पाइसी ये रोटी और चावल और दाल तड़का, ये लगभग एक जैसा है। लेकिन बिरयानी के लिए अब कराची का मशहूर है टेस्ट के हिसाब से, लेकिन वो नेपाल में भी अभी बिरयानी बहुत फेमस है। हाँ। सभी जगह बिरयानी अड्डा, बिरयानी ये काठमांडू तो एक इंटरनेशनल सिटी बन चुका जी, है, जी, क्योंकि वहाँ पर तो सभी लोग आते हैं, पूरी दुनिया से हाँ, लोग पूरी वैसे दुनिया तो आती है। सयाहत तो के लिए और हाँ, खास तौर पर- काठमांडू में तो सब कुछ मिलता है, हर देश मगर का- जो टिपिकल होता है ना, मैंने कहा कि आप लोगों का कुछ अच्छा है तो आप लोगों का ही वो तो पास माउंट होता है एवरेस्ट ना। के लिए भी इतने सारे लोग हाँ, तो हमें बहुत अच्छा लगा सभी कंट्री खाना। का अच्छा होटल मदन, है। आप ज़रा ये बताइए कि आपने चले नेपाली में हमें एक गाना सुनाया, कोई ऐसा नगमा या गाना जो कोई आपको पाकिस्तानी ज़ुबान में उर्दू में आता हो, अगर आप वो सुना सकें, कोई भी आपका फेवरेट सिंगर हो उसकी। एक ठुमरी फारिदा जी के, हाँ हाँ हाँ, फरीदा खानम। इसका ओरिजिनल कंपोजर को मैंने वो नाम मिस किया है, आई फॉरगेट, बट उसका ओरिजिनल कंपोजर एक जेंट्स थे आई थिंक, बट ये फारिदा खातून के जरिए हमने सुना है। ठीक हाँ। ठीक। आज जाने के जिद ना करो, आज जाने के जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो, हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की जिद ना करो। वाह 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 वाह, जबरदस्त। एंड आई वुड लाइक टू से आज जाने की जिद ना करो। मैं इसलिए आज से अभी मैं 15-30 डेज का एक्सटेंड किया है मैंने। पाकिस्तानी म्यूजिक और नेपाली म्यूजिक को कोलैबोरेट करना चाह रहे हैं, तो इमाद सर उसको साथ भी दे रहे हैं। यहाँ का बहुत म्यूजिक, बड़ा म्यूजिक का साउंड प्रोडक्शन हेड इमाद रहमान साहब के साथ मैंने नेपाल में गायन के हिसाब से मेहंदी हसन साहब और गुलाम अली साहब ने गाया है, लेकिन एज अ कंपोजर नेपाली फर्स्ट इन नेपाली लिरिक्स इमाद भाई ने कंपोज किया था, पहला कंपोज था। चलिए, थैंक यू सो मच मदन, थैंक यू सो मच भावना, आप दोनों का तशरीफ लाने का बहुत शुक्रिया, और आगे भी इंशाल्लाह होते रहेंगे तो आप लोग आते हैं। हम दोनों की तरफ से आज काउंसिल को भी बहुत बहुत शुक्रिया, और अहमद साहब को भी बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तानी मीडिया के सभी मीडिया के इस प्लेटफॉर्म आर्ट को, हाँ, आर्ट और कल्चर्स को बहुत मोहब्बत दे, और आर्ट काउंसिल एक मोहब्बत ही है जो वर्ल्ड में एक अमन और चैन का एक वो है, तो प्लीज आर्ट को आप भी मोहब्बत प्रमोट करते रहें जी, बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच भावना जी, थैंक यू सो मच मदन, एंड इट वाज अ प्लेजर टू हैव यू इन आवर शो। चलें जी, अब क्या है हमारे पास? ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक वक्फे के बाद आते हैं जी। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन, और हम यहाँ पर आपको याद दिलाएं कि तकरीबन 1 महीना गुजर गया है और गुजरांवाला के सरकारी स्कूल में जो कम उम्र तालबात हैं उनसे ज़्यादती का वाक़या रिपोर्ट हुआ था। अब ये हुआ कि मुलजिम गिरफ्तार हुआ, उसने एतराफ़ जुर्म भी कर लिया, उसके लैपटॉप से बहुत सारे शवाहिद भी मिले, फिर वज़ीर आला पंजाब ने नोटिस लिया है। अब सवाल ये है कि ये हुआ कि कभी पुलिस के सामने और कभी डॉक्टर के सामने, कभी मैजिस्ट्रेट के सामने वालिदैन की मौजूदगी में जो सवालात पूछे जाते हैं
तो उससे ही ये खबर सामने आई कि बार बार जो बच्चे हैं, जो बच्चियां हैं, वो काफ़ी ज़्यादा उससे एम्बेरस फील करते हैं, ट्रॉमेटाइज होते हैं। अब माली वसाइल भी नहीं है, केस भी लड़ना मुश्किल है, और फिर इस तरीके की सिचुएशन में क्या किया जाए, किस तरह हेल्प की जाए, तो इस पर बात कर लेते हैं कि माका बिल्कुल इसमें क्या कानून होता है। सफदर शाहीन प्यादा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा बात कर लेते हैं। सफदर साहब, जाहिर है कि जो कानून है उस पर अमल दरामद भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन हर चीज़ का एक तरीक़ेकार होता है। यहाँ पर जिस तरीके से चक्कर लगवाए जा रहे हैं और जिस तरीके से बच्चियों से सवालात किए जा रहे हैं वालिदैन के सामने, हालांकि मुलज़िम गिरफ़्तार हो चुका है, एतराफ़ जुर्म भी कर लिया है, क्या ये तरीक़ेकार ठीक है या यहाँ पर कुछ गलत हो रहा है आपकी नज़र में? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो ये कि एक बड़ा अहम और सेंसिटिव इशू है जिसको आपने हाईलाइट किया है। आई मस्ट अप्रिशिएट योर एफर्ट। दूसरी बात ये है कि उनको एक आध दफ़ा तो बयान लेना उनका ज़रूरी है, लेकिन उनको रोज़ बुला लेना, कभी पेरेंट्स के सामने, कभी अवाम के सामने, कभी एसपी के सामने, कभी आईओ के सामने, कभी एसएचओ के सामने, कभी इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज के सामने, तो ये सारी चीज़ें शायद कानून में प्रोवाइडेड नहीं हैं। और सबसे अहम बात ये है कि जब मुल्ज़मान ने एग्री कर लिया, उन्होंने एक्नॉलेज कर लिया, उनको कन्फेस कर लिए, कानूनी ज़बान में उसको कन्फेशन कहते हैं, तो उनकी कन्फेशन जो स्टेटमेंट है उसको मजिस्ट्रेट के सामने उनका बयान करवाया जाए। उनका बयान करवा के तो इस तरह के जो मिसक्रिएंट एलिमेंट है जिन्होंने हमारी सोसाइटी का अमन, सुकून, हमारी सोसाइटी में इस्लामी रवायात, हमारी सोसाइटी में जो ट्रेडिशन थी वो तबाह कर दी हैं, और लोगों का एतमाद ही उठ गया कि अब कहाँ भेजें बच्चियों को, स्कूल में भेजें, कॉलेज में भेजें, यूनिवर्सिटी में भेजें। इस तरह का माफिया, इस तरह का गंद जो है वो हर जगह पे। लॉ में कोई सुकुम है? क्योंकि अक्सर और बेशतर बताया जाता है कि जब जजमेंट लिखी जाती है तो जो दफ़ात होती हैं उसके लिए भी बहुत सारा मवाद चाहिए होता है कि जी इस दफ़ा के तहत ये सज़ा दी जा रही है, तो फिर हमारे पास यही एविडेंस है, जो विक्टिम थे उन्होंने आके ये बताया, तो लिहाजा हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं। आप समझते हैं हमारे लॉ में कोई मसला है जिसे अपडेट होने की ज़रूरत है, या ये एक प्रैक्टिस है, एक रिवायती प्रैक्टिस है? ये दोनों चीज़ें हैं जी। हमारे लॉ में भी एक छोटा सा नुक्स है। लॉ में नुक्स ये है कि पूरी दुनिया के कानून है कि जहाँ पुलिस के सामने स्टेटमेंट दी जाती है वो एडमिसिबल है एवरीवेयर, वो कोर्ट में पढ़ी जाएगी, जहाँ भी जाएगी, जुडिशल कोज़ाई जुडिशल फोरम। यहाँ हमारे यहाँ जो पुलिस का रवैया है, पुलिस जिस तरह करती है, वो उस वजह से शायद ये अच्छा किया कि पुलिस के सामने जो स्टेटमेंट है उसको सैंक्टिटी अटैच नहीं है, वो सब्सिक्वेंटली मैजिस्ट्रेट के सामने या कोर्ट के सामने वो स्टेटमेंट दोबारा होगी। लेकिन ये दो ओकेजन हैं, सिर्फ एक दफ़ा पुलिस के सामने और एक दफ़ा मैजिस्ट्रेट के सामने, लेकिन उनको बार बार बुलाना, बार बार कहना वो बिल्कुल ही सिरे से गलत है, और उनको डिमोरलाइज करना, उसका नतीजा ये निकलता है कि आने वाले वक्त में जब इस तरह के केसेस में जो विक्टिम हैं वो इतनी ख्वार होती है, इतनी उनको जलालत होती है, तो आने वाले वक्त में जब दूसरे लोग देखते हैं तो वो वैसे ही इसको अवॉइड करते हैं, कहते हैं कि नहीं इस तरह के केस में मुल्ज़मान से ज़्यादा हम जो है होंगे। तो इस तरह ये टेरर क्रिएट होता है, जो गवाहान है वो आते नहीं हैं, और इसी का एडवांटेज जो है वो मुल्ज़मान लेते हैं। पुलिस को चाहिए ये कि इन बच्चियों को इंतहाई अच्छे एहतराम के साथ डील करें, इनको इनका जो कॉन्फिडेंस है उनको गिल्डल अप करें, उनको समझाएं कि आपने ये स्टेटमेंट दे दी है, अब यही स्टेटमेंट आपने कोर्ट में देनी है तो मैटर वुड बी ओवर। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, पुलिस की भी प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है, जो CSPs हैं उनके पास इतना टाइम नहीं होता, जो सीनियर पुलिस ऑफिसर जो प्रॉपर ट्रेन हैं, जो हमारे दूसरे रैंकर ऑफिसर्स हैं वो प्रॉपर उनकी ट्रेनिंग नहीं है, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है प्रोसिक्यूशन के साथ, और प्रोसिक्यूशन के साथ जब कोऑर्डिनेशन नहीं है तो उसमें जितने लकूनात रखती है पुलिस जानबूझ के भी और लाइल्मी की वजह से भी, उससे मुल्ज़मान भी छूट जाते हैं। ये बात सही होना है, ये चाहिए, होना चाहिए। बड़ा ये इशू जो है इस वक्त इम्पोर्टेंट है, वज़ीर आला पंजाब ने तो नोटिस ले ही लिया है, तो आई थिंक कुछ बेहतरी इसमें आ सकती है। थैंक यू सो मच सफदर साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे। सफदर शाहीन पीरज़ादा साहब माहिर कानून गुफ्तगू कर रहे थे। आई एम श्योर कि जो पॉइंट्स उन्होंने हाईलाइट किए हैं, आई विश के उसके ऊपर काम हो सके। बिल्कुल, और यहाँ पर हम आपसे इजाज़त चाह रहे हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और जो बीमारियाँ इस वक्त फैली हुई उनसे बचने के लिए जो भी प्रिवेंशन है वो फॉलो कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।